हेलो ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरपिनिंग्स का मतलब है बेसिक फाउंडेशन, जहां से हमारे संविधान के लिखने की इनडायरेक्ट शुरुआत हो गई थी। नो डाउट डायरेक्टली हम लोगों ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू किया। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमने उसको कमेंस किया, हमने उसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने की इनडायरेक्ट शुरुआत 1773 से हो गई थी, 1773 से हो गई थी, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। अब हम सब लोगों को पता है कि जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटेन के अंदर है, वहां पे जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किया जाता है वो ही एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है, या एक तरह से हम उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इंडिया में सबसे पहले एक्ट पास किया, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, उसका पूरा कंट्रोल या मैक्सिमम एरियाज के ऊपर उसका कंट्रोल हो चुका था। तो उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्ट पास करने का मतलब था इंडिया में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, लीगल फ्रेमवर्क की शुरुआत हो गई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और मल्टीपल एक्ट्स पास किए गए, जिनका इंपैक्ट आज भी हमें हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे जब हम गवर्नर्स की बात करते हैं, जो कि स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं, ये गवर्नर ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान भी हुआ करते थे। जब हम लोग देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स को विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन से काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज स्टेट एंड यूनियन बनाएगी। ये भी हम लोगों को हिस्टोरिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए एक एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलता है। हम लोग सेंट्रल लेवल के ऊपर या पार्लियामेंट में दो हाउसेस देखते हैं, फर्स्ट इज लोकसभा, राज्यसभा। इसको भी हम लोग हिस्टोरिकली ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम 1919 में पास हुआ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आसान भाषा में जो हमारा आज का संविधान है उसको हम हिस्टोरिकली ट्रेस करेंगे कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो हमारी हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थी या हिस्टोरिकल एक्ट्स पास किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो क्या थे और उनको हम रिलेट करेंगे आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब ये जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, यही सेम लेक्चर, यही सेम जो एक्ट्स जिनके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, ये हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं। वहां पे थोड़े डिफरेंट तरीके से, वहां पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में, ज्यादा गहराई में इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। लेकिन आज हम लोग जितना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में ये है, ये नहीं है कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में आए और 1773 से लेके 1935 या 1947 तक जितने भी एक्ट्स पास हुए थे सारे याद कर लिए, मेमोराइज कर लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सफिशिएंट है, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करोगे, प्रीलिम्स में काम चल जाएगा, मेंस में आप लोगों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की। यही कारण है जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं या शुरू करेंगे तो हम पहले उस टॉपिक की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेंगे कि ये टॉपिक है क्यों, क्यों हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हमें क्या पता चलेगा। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के 3 अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो उसको भी हम ट्रेस करेंगे कि जो जुडिशरी है उसकी शुरुआत कहां से हुई, लेजिस्लेचर कब इंडिया में बनना शुरू हुआ। और जैसा लेजिस्लेचर आज हमें देखने को मिलता है, जहां पे सेंटर में यूनियन लेवल के ऊपर 2 अलग अलग हाउसेस थे, तो कहां से उसकी शुरुआत हमें हिस्टोरिकली देखने को मिलती है। और यह भी शायद आपको पता होगा कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए एम्ब्रेस किया, इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश एक्ट्स का इन्फ्लुएंस हमारे 200-300 सालों तक हमारे ऊपर पड़ा रहा। और ब्रिटेन में क्योंकि पार्लियामेंट थी, यही कारण था, उसी तरह के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेचर या उसका एक्सपीरियंस हमारे देश के या यहाँ के लोगों को भी मिला। ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, नो डाउट बाकी कारण भी थे जिसके कारण हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। इसको आई होप आप लोगों ने लास्ट का जो हमारे लेक्चर है उसके हैंडआउट्स उनको रीड किया होगा, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी।
तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा सा ओवरव्यू देना बहुत जरूरी रहता है ताकि आप लोगों को पता चले हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिनको हम पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हैं। क्योंकि ब्रिटेन में जैसे हमें पता है वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो भी कानून ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते थे वही वहां के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता था, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता था। तो जब वही ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए कानून पास करेगी तो वो इंडिया के लिए भी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जिनका इम्पैक्ट हम लोगों को हमारे देश के संविधान के ऊपर देखने को मिला, उसको आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, मल्टीपल एक्ट्स पास किए गए इंडिया में, या इंडिया में जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने की। लेकिन इससे पहले मैं उन एक्ट्स के ऊपर जाऊं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी या आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी जो है वो जरूर शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे। नो डाउट जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, अब इस स्टोरी को और ज्यादा डिटेल में देखोगे। लेकिन अगेन पॉलिटी में हम ऐसा मानते हैं कि आप में से मैक्सिमम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कोई भी नहीं आइडिया है, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में भी। तो यही कारण है मैं वैसे ही बेसिक से चल रहा हूं, एक छोटी सी ब्रीफ में कहानी सुनाता हूं ताकि आपको पता चले, पूरी जो कनेक्शन है उसका आइडिया लगे। अब देखो हुआ क्या, 1599 एडी में ब्रिटेन में एक कंपनी की फॉर्मेशन हुई जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को कुछ मुट्ठी भर बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, कुछ मर्चेंट्स थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कंपनी की फॉर्मेशन की। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे ब्रिटेन में जो क्वीन या किंग है उसकी ज्यादा डोमिनेशन हुआ करती थी। तो जो भी वहां पे काम परफॉर्म होता था, जो भी किसी ने बिजनेस करना होता था, वहां पे राजा या रानी की परमिशन लेने की आवश्यकता होती। अब हुआ क्या कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 एडी में वहां की जो क्वीन थी, जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ, उनसे रिटन परमिशन ले ली। रिटन परमिशन क्या ली कि जो इंडिया है या जो आपका ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पे ट्रेड करने के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगे। तो जब क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दी तो उसको कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने जो है वो एक चार्टर साइन करके दिया। चार्टर का मतलब था जो एक सॉवरिन अथॉरिटी के द्वारा, एक पावरफुल अथॉरिटी के द्वारा साइन करके दिया जाता है कि चलो मेरी परमिशन है, अब तुम्हें इस परमिशन को तुम दिखाओगे और तुम्हें कोई भी चैलेंज नहीं करेगा कहीं पे भी। तो इस तरह से 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मेनली इंडिया के अंदर ट्रेड करने का अधिकार मिल गया, इंडिया के अंदर ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब क्या है कि अब सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनीज होंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसी तरह से और भी कंपनीज होंगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलने का मतलब था कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करेगी, इसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं करेगी। तो इस तरह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पहुंचती है, और जब वो इंडिया पहुंचती है तो धीरे धीरे बाकी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, किस तरह से एंग्लो माइसोर वॉर्स हुए, क्या लड़ाइयाँ हुई, जिसके के कारण धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने धीरे धीरे जो 3 इंपॉर्टेंट हमारी जगहें थी, 3 इंपॉर्टेंट सिटीज थी। पहले का नाम था मद्रास, ठीक है, जो आज तमिलनाडु वगैरह वाला एरिया है। दूसरे का नाम था बॉम्बे, और तीसरे एरिया का नाम था बंगाल। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस या 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर अपनी सेटलमेंट कर ली, मतलब इन एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्लियर? तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी फिर धीरे धीरे जो है इन्हीं एरिया से बाकी एरियाज में भी एक्सपेंड करा, और एक ऐसा टाइम आया जहां पे पूरे इंडिया के ऊपर, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे राजस्थान वगैरह वाले एरियाज है, वहां पे जो राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हेजिमनी है, जो सॉवरेनिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप ही सबसे बड़े हो और जो आप कहोगे हम वो कहेंगे, हम उसके बदले आप लोगों को कुछ टैक्सेस देंगे। तो इस तरह से पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जगहें थी, 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी। अब यहां पे ध्यान रखिए, प्रोविंसेस का मतलब आज के जमाने में आप प्रोविंसेस को स्टेट्स के साथ लिंक कर सकते हो। तो जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हुआ करती थी उनमें सबसे पहले बॉम्बे, सबसे पहले बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, 3 थी। फिर धीरे धीरे मल्टीपल बनी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बनी, असम बनी,
आगरा बनी, क्लियर, पंजाब बनी, तो अलग अलग प्रोविंसेस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बनाई गई। लेकिन सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर उसने अपना कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। पर हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो बहुत ही ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए थे, जहां पे वो एक राजा से पैसे खा के दूसरे राजा के ऊपर जो वो अटैक करवा दिया करते थे, या दूसरे राजा को जो वो साइड कर दिया करते थे। तो करप्शन जब इंक्रीज होनी शुरू हुई ऑफिशियल्स की, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो लोग थे उनके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो हीन भावना है वो और ज्यादा जागृत होनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में भी काफी गलत कदम उठाए, जिसके कारण बंगाल में बहुत सिवियर फेमाइन देखे गए, लाखों की संख्या में लोग मर गए ड्यू टू बैड पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब इस तरह की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में घट रही थी, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी, लाखों लोग बिना किसी गलती के मारे जा रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब ना यहां पे देखो बड़ी सिचुएशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। इंडिया में एक कॉलोनियलिज्म आ रहा है, मतलब इंडिया को कॉलोनी बनाया जा रहा है। कॉलोनी का मतलब क्या रहता है, जहां पे आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब उनके जो रिसोर्सेज उनको बाहर से आके अपने लिए यूज कर रहे हैं, और वो देश बेचारा गरीब होता जा रहा है। तो इंडिया को जहां पे एक तरफ से कॉलोनी बनाया जा रहा था, इंडिया के लोगों के जो राइट्स थे, अधिकार थे, उनको सप्रेस किया जा रहा था, उसी टाइम पे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूंगा, मैं इंग्लैंड की बात करूंगा उस जमाने के, तो वहां पे क्या हुआ करता था, वहां पे लोगों को अधिकार दिए जा रहे थे, वहां पे धीरे धीरे चेतना जागृत होने शुरू हुई थी, और जो क्वीन है, क्लियर, या किंग है, वो थोड़ा कमजोर होना शुरू हो गया था, और पावर जो है वो ब्रिटेन के अंदर किसके पास जानी शुरू हो गई थी, पार्लियामेंट के पास जानी शुरू हो गई थी। और पार्लियामेंट क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो धीरे धीरे वहां पे डेमोक्रेसी का आगमन हो चुका था, डेमोक्रेसी का अराइवल हो चुका था, डेमोक्रेसी वहां पे पहुंच चुकी थी। तो यही कारण है जब हमारे लोग ना, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जब वो इंडिया से बाहर पढ़ने जाते थे, तो वहां पे वो स्टार्क डिफरेंस देखा करते थे। वो देखा करते थे कि यार उनके पास तो अधिकार है, वो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह के अधिकार, इस तरह के राइट्स नहीं थे। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी का अराइवल हो चुका था। तो यही कारण है, ये मैं आपको पूरी कहानी जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा रख लो, आपकी 1750 से लेके 1772 के बीच की कहानी बता रहा हूं। इनका अराइवल 1600 के बाद जो है, जैसे ही परमिशन मिली, ये इंडिया में आ गए। लेकिन जब ये आए तो यहाँ पे जहांगीर थे, फिर शाहजहां रहा, फिर औरंगजेब रहा। तो जब तक ये पावरफुल मुगल किंग इंडिया के अंदर थे, तब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कर नहीं पाई। लेकिन उसके बाद औरंगजेब के मरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो 1750 से 72 का टाइम पीरियड वो है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे वहां की पार्लियामेंट को लगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया के अंदर रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। अब इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर शायद ये भी था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी काफी गड़बड़ कर रही थी हिंदुस्तान के अंदर। दूसरा कारण यह भी था कि जब इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो वापस जाया करते थे, ब्रिटेन पहुंचा करते थे, तो वहां पे वो बहुत लेविशली रहा करते थे, क्योंकि इंडिया में पैसा ठीक मिल रहा था, पैसा खा रहे थे, घूस खा रहे थे, क्लियर, करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो जब ब्रिटेन जाते थे तो बहुत ज्यादा पैसा अपने साथ लेके जाया करते थे। तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में उनके पास बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, और उनको कहा जाता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में थे, उनको कहा जाता था इंडियन नवाब्स। क्लियर, कि भाई आगे भारत के नवाब आ गए। तो कहीं ना कहीं जो अनरेगुलेटेड मनी था इनके पास, उसके कारण भी वहां के जो लोग थे, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, जो पार्लियामेंट में बैठा करते थे, उनकी नजरों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो इन कुछ फैक्टरों, इन कुछ रीजंस के कारण, अब देखो चार्टर तो 1600 एडी में साइन हुआ, लेकिन 1773 में डिसाइड किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यह हाथ से निकल जाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, और उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। और उस एक्ट के पास होने का मतलब था कि अब इंडिया में कोई रिटन एक्ट आ चुका है, उस एक्ट की वायलेशन एटलीस्ट हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं हो सकती।
और जब उस एक्ट की वायलेशन नहीं होगी तो उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा हम लोगों को ये है कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं शायद उनकी सप्रेशन ना हो, जो कि नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन रिटन कोडिफिकेशन से क्या रहता है कि जब भी कानून बन जाता है तो लोगों की प्रोटेक्शन के जो रीजंस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक सिचुएशन है कि किसी भी तरह का कानून नहीं है, तो वहां पे हो सकता है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या जो सॉवरिन पावर है वो आपके अधिकारों का हनन करे, आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करे। ऑन कॉन्ट्ररी, इंडिया के अंदर या एक देश के अंदर कानून बना हुआ है तो एटलीस्ट वो कानून रिग्रेसिव हो सकता है, लेकिन उस कानून में शायद कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ पॉजिटिव चीजें लिखी जा सकती हैं। जैसे 1833 1833 में जब एक्ट पास हुआ तो वहां पे सती प्रथा को बैन करने की बात की गई, तो वहां से फिर लीगली इंडिया में सती प्रथा जो है वो बैन हो गई, जो कि एक पॉजिटिव कदम था, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप था। तो इस तरह से कोडिफिकेशन से फायदा हम लोगों को बाद में जैसे जैसे तुम देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि ये जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए, और इन्हीं एक्ट्स का इंपैक्ट हम लोगों को इंडिया के, भारत के संविधान के ऊपर देखने को मिला। पहली बात समझ आई। एक छोटी सी कहानी और बताता हूं आपको, फिर चलते हैं एक्ट्स के ऊपर। यार ये स्टोरी ना, बैकग्राउंड कहानी जो है वो बहुत जरूरी रहती है बताना। क्लियर? ये बैकग्राउंड स्टोरी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब एक छोटी सी 1 मिनट की बात बताता हूँ, फिर चलते हम, नहीं तो बहुत ऐसे यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। देखिए, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अफेयर्स को, मतलब जो उसका बिजनेस था, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया था। तो उस जमाने में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ये 24 लोग जो है वो पूरे के पूरे इंडिया का जो बिजनेस अफेयर हुआ करता था उसको देखा करते थे, और इसके साथ साथ जो है वो एक गवर्नर भी हुआ करता था। क्लियर? तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है किसको रिपोर्ट करेंगे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि मल्टीपल लोगों ने मिलकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, तो इन शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट किया जाता था इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। और मेनली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे 24 लोग जो हुआ करते थे, और एक गवर्नर हुआ करता था 25वां, ये इन्हीं लोगों के रिश्तेदार वगैरह हुआ करते थे, यही अपने लोगों को जो है वो इंडिया भेजा करते थे। तो मेनली इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इंडिया में अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया करती थी। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे डायरेक्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कोई जवाबदेही नहीं होगी उनकी, ये सिर्फ अपनी प्राइवेट कंपनी जिसने उनको अपॉइंट किया है, जो उनको पैसे दे रही है, उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह से जो है वो हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में अपने अफेयर्स को रेगुलेट कर रही थी या चला रही थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा ही गड़बड़ करनी शुरू कर दी, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसको पास किया गया। और इसी से ही हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और कानून इंडिया के लिए पास किए गए, जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर रहे थे। पर इसका सिंपल सा मतलब क्या था? 1773 में जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए एक्ट पास किया, अब यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां पे बैठी हुई है, उसका कंट्रोल इंडिया के ऊपर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अब देखते जाओ, अलग अलग एक्ट पास किए। पिट्स एक्ट 1784 पास हुआ, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 पास हुआ, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 पास हुआ। अब देखिए, जैसे जैसे ना हम इन एक्ट्स को अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, जैसे जैसे इन एक्ट्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी पावर कम होती जाएगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहां पे समझो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो अपनी मर्जी से काम कर रही है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब एक्ट पास कर दिया, इसका मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडिया के ऊपर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर होती जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर की शिफ्टिंग होगी, यानी कि पॉलिटिकल पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और ये जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इसका कोई अधिकार इंडिया के ऊपर नहीं रहेगा। और इसके बाद
इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है वो डायरेक्टली कंट्रोल अपना स्टेब्लिश कर लेगी। तो इसके बाद सरकार डायरेक्टली चलाएगी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू चलाती थी। और अब रियलिटी में इंडिया में कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी जिसका फायदा या जिसका इंपैक्ट हम लोगों को बाद में हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखने को मिलेगा। 1858 के बाद जब मल्टीपल एक्ट्स पास किए जाएंगे तो उसमें हम धीरे धीरे देखेंगे कि इंडियंस को, पहले तो इंडियंस को तो भूल जाओ, सरकार में तो इंडियंस को रखा नहीं जाता था। धीरे धीरे फिर आप लोगों को वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, धीरे धीरे आप लोग मिनिस्टर बनोगे, धीरे धीरे आप लोगों को बेसिक राइट्स मिलेंगे, धीरे धीरे हम ही लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, पर इसको चलते चलते बहुत समय हो गया था। लेकिन अगेन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी, जहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर 1858 पार्शियल डेमोक्रेसी इंडिया में इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। प्रॉपर डेमोक्रेसी तब तक नहीं रहेगी जब तक पूरा ब्रिटेन यहां से भाग नहीं जाएगा और हम अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हम प्रॉपर डेमोक्रेसी की शुरुआत नहीं मानते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटेन गवर्नमेंट पहले हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन में अलाउ कर रहा है, फिर डायरेक्ट इलेक्शन में अलाउ कर रहा है। पहले कह रहा है कि सिर्फ आधा या कुछ 0.04% लोग ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। धीरे धीरे 10% लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या वोट करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडिया की या हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी हमें विद द पैसेज ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म होगा और अब इंडिया के ऊपर जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगी। अब देखो क्या होगा। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में नाम से भी जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बेसिकली ना ये जो लास्ट के 2 में 3 कह सकता हूं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में इसमें से सवाल पूछा गया है अभी तक, क्लियर, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूंगा। मेंस में अभी तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि अभी 4 ही पेपर हुए हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मेंस में मेंशन है, लेकिन जो है वो अभी तक कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आया है, क्योंकि पर आइडिया चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस का पहला जो मेन सिलेबस का पहला पॉइंट है, पहला सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। तो हम हर एक एक्ट को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे। अब मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे लाइन से ही एनालिसिस हो जाता है, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखो जो कि आपको शायद याद करने में चीज़ों को सहायता करेगी, जहां से आप लोग जो है वो मेमोराइज कर पाओगे। देखो आप एक चीज़, एक ना लिंक देखो। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, पिट्स एक्ट को एक एक्सेप्शन मान लेते हैं। इसके 20 साल के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स चार्टर एक्ट साइन हुआ। चार्टर एक्ट क्यों कहा गया? चार्टर मैंने आपको बताया था एक रिटन परमिशन दी जाती थी, क्लियर। तो यहाँ पे वही रिटन परमिशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, पहले क्वीन दिया करती थी जो नॉर्मल चार्टर साइन करती थी। अब क्योंकि इस टाइम तक आते आते 1772-73 तक आते आते क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड के अंदर पावरफुल हो चुकी थी, ब्रिटेन के अंदर पावरफुल हो चुकी थी, यही कारण था वहां पे पार्लियामेंट डिसीजन लेती थी, वहां पे क्वीन या किंग जो है वो किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लिया करते थे। तो देखो 20 साल के बाद एक्ट आया, चार्टर नाम है इसके साथ लगा हुआ है। इसके बाद फिर 20 साल के बाद अगला एक्ट आया, अगेन चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद फिर अगले 20 साल के बाद एक्ट आया चार्टर एक्ट 1833। फिर 20 साल के बाद एक एक्ट आया दैट इज चार्टर एक्ट 1853। तो आप लोगों को ज्यादा याद रखने में परेशानी नहीं आएगी कि कौन सा एक्ट जो है वो कब आया, जो मैक्सिमम लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। हर एक्ट 1858 से पहले 20-20 साल के बाद आया था। बस एक 1784 में एक एक्सेप्शन है दैट इज पिट्स एक्ट, क्लियर। ये बीच में है जिसको आपने मेमोराइज करना है, बाकी आपको सीधा एक्ट 20-20 साल के गैप से ही चीजों का आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आप लोग एक चीज देखोगे कि जो 1858 एक्ट है उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा है। इसका कारण सिंपल सा यही है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके जो इंडिया में गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होगी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाएगी, क्लियर। और उसके बाद 1861, 1892, 1909 में जो भी एक्ट पास होगा उसके साथ इंडियन काउंसिल लगेगा।
इंडियन काउंसिल इसलिए लग रहा है क्योंकि अब इंडियंस को लेजिस्लेचर के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडियंस को लेजिस्लेचर का पार्ट बनाया जा रहा है, यानी कि वो लोग जो कानून बनाएंगे वहां पे पहली बार हिंदुस्तानियों को 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 1892 में और उनकी संख्या इंक्रीज की गई, 1909 में और ज्यादा संख्या जो है वो इंक्रीज की गई। तो अगले जो 3 एक्ट है इनके साथ क्या लगेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट, और उसके बाद ये 2 एक्ट है इनको तो याद रख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 2 एक्ट्स का सबसे ज्यादा, इवन ये जो 1935 एक्ट है ना, इसको हम लोग कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे 1935 एक्ट में ऐसे प्रोविजंस थे जो हमें आज हमारे संविधान, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखने को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। क्लियर, डन। तो यहां तक कहानी सारे का सारा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब शुरुआत करते हैं। अब देखो यार, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम लगाया यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा कहानी समझाने में समय लगाया, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक सेम है, और क्योंकि हम पॉलिटी में टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें एक चीज का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि जो हमने इंट्रोडक्शन दी थी ना, जो पहला लेक्चर हमारा था जिसमें मतलब जिसको दूसरा लेक्चर कह सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी देखे थे, तो उन कंसेप्ट्स के अंदर क्या क्या कहानियां घटित हुई, उन कंसेप्ट्स के अंदर क्या क्या था, उन कंसेप्ट्स में जैसे लेजिस्लेचर की बात थी, एग्जीक्यूटिव की बात थी, जुडिशरी की बात थी, डेमोक्रेसी की बात थी, क्लियर, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात थी, यूनिटरी की बात थी, फेडरल की बात थी, लोकसभा राज्यसभा की बात थी जो कि लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, जुडिशरी की भी बात थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह आएंगे। तो हम लोग बेसिकली उन्हीं कंसेप्ट्स को आज के लेक्चर से लिंक करेंगे ताकि हमें ये आइडिया लगे कि इंडियन मॉडर्न पॉलिटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हम लोगों को जो है वो देखने को मिलता है इन हिस्टोरिकल एक्ट से जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारा फर्स्ट एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों पास किया गया, इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गलत गड़बड़ कर रही थी, अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए उसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। अब 1773 से पहले इंडिया की क्या सिचुएशन हुआ करती थी, इंडिया में 3 प्रोविंसेस थी, एक का नाम था बंगाल, दूसरी प्रोविंस का नाम था बॉम्बे, तीसरी प्रोविंस का नाम था मद्रास, और तीनों प्रोविंसेस के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल का गवर्नर अलग था, बॉम्बे का अलग था, मद्रास का अलग था, और हर एक गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से काम किया करता था, वो सब एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया करते थे। यानी कि 1773 से पहले जो इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड था, या इंडिया में हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही 1773 एक्ट पास हुआ, अब क्योंकि 1773 एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ली जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम किया जाए और यहाँ पे पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाए, यही कारण है यहाँ पे सबसे पहले इंडिया के अंदर की गई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्योंकि देखिए जब भी पावर शिफ्ट होती है ना, तो पहले क्या किया जाता है कि पूरी पावर एक के पास कॉन्सेंट्रेट कर दी जाती है, जैसे कि आजकल आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा कि कश्मीर में जो इश्यूज चल रहे थे उनको खत्म करने के लिए उन्होंने सारी पावर सेंट्रलाइज्ड कर दी, जहां पे उन्होंने यूनियन टेरिटरीज बना दिया, पूरी पावर सेंटर की चलेगी, स्टेट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब सेंटर में जब पावर आ गई तो सेंटर अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेगा, और जब वो डिसीजन लेगा उसके बाद उसको थोड़ा टाइम के बाद लगेगा कि अच्छा चीजें नॉर्मल हो गई है, फिर वो पावर को फिर से डिसेंट्रलाइज्ड कर देगा। तो इसी तरह के कहानियां, इसी तरह के काम पॉलिटी में हमेशा ही होते आए हैं। ऐसी घटनाएं जो अपने आसपास देखते हो वो कोई नई घटना, कोई नई हैपनिंग नहीं है। तो वैसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया कि अब क्योंकि उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था, यही कारण था उन्होंने इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन थी, जहां पे हर प्रोविंस का गवर्नर अपने अपने अकॉर्डिंगली काम करता था, उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि 3 प्रोविंसेस हैं। अब जो बंगाल प्रोविंस थी उस जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करती थी, तो जो बंगाल का गवर्नर है उसको जो है वो बनाया गया गवर्नर जनरल, और सारे की सारी पावर जो है वो इस गवर्नर जनरल के पास कॉन्सेंट्रेट कर दी। यानी कि पहले जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करता था वो खुद डिसीजन लेता था, अब वो बिना गवर्नर जनरल से पूछे किसी भी तरह के डिसीजंस नहीं लेगा। अब सारे डिसीजन कौन लेगा, जो बंगाल का गवर्नर था, जिसको अब कहा जाएगा गवर्नर जनरल, या पूरी उसकी डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन बड़े बाद में मिली है,
गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को चेंज करके उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और ये सिंपली सिग्निफाई करता है कि अब पूरे की पूरी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगी इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उस जमाने में जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, उसका नाम था वॉरेन हास्टिंग। और वॉरेन हास्टिंग जो है वो सबसे पहले गवर्नर जनरल बना, यानी कि जिसके पास सारी की सारी पावर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्सेंट्रेट की गई। अब सेंट्रलाइजेशन तो होगी पावर की, तो पहला चेक लग गया कि चलो ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी, क्लियर कि वॉरेन हास्टिंग या एक बंदा जो है वो सारा सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब अगला काम था इसी इंडिविजुअल को जिसके पास सारे की सारी पावर्स दी गई, इसको कंट्रोल करने का, क्योंकि अब आपने देखो मल्टीपल जगहों को कंट्रोल करना साइमल्टेनियसली मुश्किल होता है। तो पहले विद इन कंट्री सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी, अब एक इंसान के पास सारी पावर आ गई, अब इसको कंट्रोल करना आसान है। अब वॉरेन हास्टिंग को वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब वो उसको कंट्रोल करना शुरू कर देगी। और उसको कंट्रोल कैसे करेगी? इसके लिए जो गवर्नर है जैसे वॉरेन हास्टिंग है, अब कहा जाएगा कि वॉरेन हास्टिंग कभी भी कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेगा, उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स होंगे, 4 लोग होंगे, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 लोग होंगे ये सारे के सारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहां पे भेजे जाएंगे। यानी कि अब गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग जो डिसीजन लेगा वो इन चारों से बिना पूछे नहीं ले सकता है। क्लियर? जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें मेजोरिटी की जो है वो अप्रूवल की आवश्यकता होगी। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल और इन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मिला के कितने हो गए? टोटल 5 मेंबर हो गए। तो कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसके फेवर में 3 लोग होने चाहिए, तभी डिसीजन लिया जाएगा। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। और ये जो 4 लोग हैं कौन है? गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए हैं वहां से। अब ये 4 लोग ज्यादा चांसेस हैं कि एक साथ रहेंगे, और बहुत बार ऐसा हुआ कि वॉरेन हास्टिंग कोई भी डिसीजन लेना चाहता था, ये 4 लोग उसको ओवर रूल कर देते थे, उसको मना कर देते थे कि भाई नहीं, कैंसिल है, हम नहीं मानेंगे। और क्योंकि लॉ पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट, यही कारण था वॉरेन हास्टिंग कुछ भी बेचारा नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की गई, जहां पे सारी पावर गवर्नर जनरल के पास रही। फिर गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नर जनरल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके साथ अटैच की गई। अब यहां से आपको शायद पता लग रहा होगा, एग्जीक्यूटिव मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो जो हमारी गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसकी शुरुआत 1773 एक्ट से हो चुकी थी। हमने ये ट्रेस करना है इंडियन पॉलिटी में। और ये जो गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसको मिला के कहा जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर हुआ करते थे और एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, यानी कि टोटल मिला के 5 लोग हुआ करते थे और ये डिसीजन लिया करते थे। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल नेचर हम लोगों को सबसे पहले चेंज होता हुआ देखने को मिला 1773 एक्ट के द्वारा, वो क्या था? दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहां पे सारी पावर जो गवर्नर था बंगाल का उसमें दी गई या उसके पास दी गई और उसको नई उपाधि दी गई, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर? बाकी प्रोविजंस की अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि गवर्नर जनरल जो है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फॉर्मेशन की गई। आई होप इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। दूसरा, इसी एक्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी फॉर्मेशन की गई कलकत्ता में, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे मेन एरिया हुआ करता था, मेन प्रोविंस हुआ करता था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन हमें होती हुई देखने को मिलती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 जो है वो बाकी जजेस हुआ करते थे। क्लियर? तो यहां पे कोई भी जो है वो केस कर सकता था जो संतुष्ट नहीं है फेडरल कोर्ट से, फेडरल लॉ से, या जो उनके प्रोविंसेस में जुडिशरी हुआ करती थी उससे, तो वो कलकत्ता में मौजूद सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता था। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं था, तो जैसे आजकल होता है ना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। तो उस या इस एक्ट में स्पेशली मेंशन किया गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप जो किंग है वहां पे जो बैठा हुआ है ब्रिटेन के अंदर, या क्वीन है, उसके पास जाके आप अप्रोच कर सकते हो। तो ऑब्वियस बात है हम लोगों को उनको किंग तक पहुंचना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब देखो, कहानी समझो।
हम लोगों ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कौन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो 24 लोग थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली रिपोर्ट किया करते थे। अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को तो चलो रिपोर्ट करते हो, करते रहो, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। अब क्योंकि इंडिया को पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके आना था, तो अब एडवाइस किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब वो पार्लियामेंट को या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उस स्पेसिफिक टाइम पे, उसको वो रिपोर्ट किया करेंगे। तो आसान भाषा में अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और या ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है ब्रिटेन का, वो हिंदुस्तान के अंदर हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। और साथ में जो इल्ज़ाम लगा करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स के ऊपर या लोगों के ऊपर या ऑफिशियल्स के ऊपर कि पैसे खाते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर जो है वो कहा गया स्पेशली कि आप किसी भी तरह के गिफ्ट्स, किसी भी तरह की ब्राइब जो है वो इंडियन ऑफिशियल से या इंडियन जो स्पेशली जो मेन हमारे यहाँ राजा वगैरह हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे, उनसे नहीं लोगे। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट कदम जो हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उठाए गए। अब यहाँ पे आसान भाषा में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब भी हम किसी भी एक एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं तब हमें दोनों चीजें देखनी है। इसमें कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई। मतलब पहले जहां पे एक इंसान पूरे इंडिया के लिए डिसीजन ले रहा था, अब वहां पे 4-5 लोग मिलके डिसीजन लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा बेटर डिसीजन लेने के चांसेस होंगे। नहीं तो एक बंदा अगर डिसीजन लेगा तो देयर आर चांसेस या देयर वर चांसेस कि वो ऑटोक्रेट बन सकता है, वो डिक्टेटर बन सकता है, वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। लेकिन जब 4 या 5 लोग डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो अनलिमिटेड पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे हमें अथॉरिटी मिलेगी। एक पॉजिटिव चीज तो ये होगी। दूसरी पॉजिटिव चीज क्या होगी कि जो करप्शन है उसको खत्म करने के लिए का प्रोविजन यहाँ पे डाला गया, तो आम लोगों के लिए या प्रिंसेस के लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज थी। तीसरा और सबसे पॉजिटिव चीज क्या हुई कि इंडिया के लिए पहली बार कोई रिटन लॉ जो है वो पास किया गया। रिटन लॉ पास करने का सिंपल सा फायदा क्या रहेगा कि अब इस लॉ को जो है वो लेटर एंड स्पिरिट फॉर्म में, यानी कि जिस तरह से लिखा गया है या जिस इच्छा के साथ इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है या जिस इच्छा के साथ इसको बनाया गया है उसको एज इट इज इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हमारे लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हमें रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिलते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि अच्छा एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, और काफी लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमारी प्री की तैयारी तो बहुत ही अच्छी है, हमें तो सब आता है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, हमें सब पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, लेकिन हमें मेंस का नहीं पता लगता कि कैसे अप्रोच करना है। जो लाइनें लिखी होती है ना, आप लाइनों को देख के ही एनालाइज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती, ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा तो आप वहां से देख के बता दो कि अच्छा ये 2 लाइनें जो है वो पॉजिटिव है और ये 2 लाइनें जो है वो नेगेटिव है, हो गया। बाकी इंपैक्ट क्या होगा वो तो चलो जब पढ़ोगे जितना तो उससे इंपैक्ट भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, आप इंपैक्ट को भी इजीली एसेस कर पाओगे। क्लियर? तो देखो जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं इन्हीं लाइनों को जो है वो तोड़ मरोड़ के आपके सामने बता रहा हूं कि इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव देखो क्या है। सबसे बड़ा नेगेटिव है, क्या कहीं पे भी आप लोगों के बारे में सोचा गया, क्या कहीं भी लिखा गया कि यार इंडिया के साथ या इंडियंस जो हैं, हिंदुस्तानी जो है उनका बहुत शोषण कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत शोषण किया, तो इनको कुछ प्रोटेक्शन दे देते हैं। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद के लोगों के लिए बिल ऑफ राइट्स 1689 में पास कर दिया था। अपने लोगों को तो तुमने अधिकार दे दिए, हम लोगों को तो कुछ दे ही नहीं दिया। तो सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि भाई यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम लोगों के हितों के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने हित के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि इंडिया जो है वो एक, ये इंडिया से बेटर कॉलोनी जो है वो कोई भी नहीं हो सकती है, एक बहुत प्रॉस्परस रीजन है, इसको लूटा जा सकता है। और ये नहीं चाहती है कि भाई और सरकारों की तरह के किसी और के साथ शेयर किया जाए, ये खुद लूटना चाहती है तुम्हें। तो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट उसको देख के ये लग रहा है कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों के फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहती है कि आप लोगों के हकूक, आप लोगों के राइट्स, आप लोगों के जो हित हैं उनका ध्यान रखा जाए। हो गया? क्या प्रॉब्लम है इसमें? दूसरी बात क्या थी कि जो इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है सेकंड, वो इसी पॉइंट से निकल जाएगा जिसको हमने पॉजिटिव लिया। कैसे? गवर्नर जनरल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, मतलब मल्टी हेडेड बॉडी बनाएगी, ज्यादा लोग डिसीजन लेंगे आप लोगों के लिए, इंडिया के लिए, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि यहां पे बार बार देखा गया जब इसने काम करना शुरू किया कि वॉरेन हास्टिंग जो भी डिसीजन लेता था उस डिसीजन को बाकी लोग ओवररूल कर देते थे, बोलते थे नहीं हमें नहीं पसंद आया।
और डिसीजन नहीं लिया जाता। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होगी, जब प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो वो किसी भी देश के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस के लिए पॉजिटिव नहीं होता है। तो सेकंड ये प्रॉब्लम आ गई। तीसरा आगे कि भाई तुमने सुप्रीम कोर्ट बना तो दिया, लेकिन तुमने ये बताया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में कौन पावरफुल होगा, किसके पास क्या पावर्स रहेंगी। कोई बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस सुनेगा, लेकिन किसके सुनेगा? क्या गवर्नर जनरल के खिलाफ सुन सकता है? क्या जो गवर्नर जनरल के पास रियल पावर्स पहले से थी, या गवर्नर के पास रियल पावर्स थे, क्या उनमें सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट बनाना एक पॉजिटिव स्टेप है, जुडिशरी की इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव स्टेप है, बट एट द सेम टाइम इसकी पावर्स को डिफाइन ना करना और कंफ्यूजन कॉज करना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। समझ आ रही कहानी? तो कुछ नहीं है, हो गया एनालिसिस खत्म, दैट्स इट। बाकी ये हमारे लिए एक शुरुआत है, जो बाद में जाके कहीं ना कहीं ये रिटर्न जो लॉ है, ये एक शुरुआत है जो धीरे धीरे हमें फैसिलिटेट करेगी, हमें मोटिवेट करेगी कि हमारे लिए एक संविधान लिखा जाए। और जो कानून लिखे बने जा रहे हैं, ये कानून ब्रिटेन से आ रहे हैं ना, बाद में हम लोग ही डिमांड करेंगे कि जो कानून है ये हम लोग खुद यहाँ पे लिखें। और यही कारण है, अल्टीमेटली आप लोग खुद लॉ लिखोगे, खुद कानून लिखोगे, अपने आप को एक कानून दोगे, एक लॉ दोगे, जिसको हम सुप्रीम लॉ कहते हैं, जो आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? डन। तो ये हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां पे थोड़ा समय ज्यादा इसलिए लगाया मैंने, क्योंकि आप लोगों को सोचना शुरू करना पड़ेगा। पॉलिटी में मैंने आपको बताया था, प्री में स्कोर करना बहुत आसान है, मेंस में स्कोर करना आसान तो है, लेकिन आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकते हो जिससे देखते हो, देखने तो सकते हो, ऑब्वियसली बात है, देखते नहीं हो, जिससे आप लोगों का आइडिया लगा सको और आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करो कि आपको पढ़ना कम पड़े और उसका आउटकम जो है वो ज़्यादा निकले। क्लियर? तो चलो सेकंड अगला देखते हैं। अगला है पिट्स एक्ट 1784। देखो पिट्स एक्ट का नाम क्यों पिट्स पड़ा, ये है एक विलियम पिट है। विलियम पिट्स जो हैं वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे। क्लियर? इनके द्वारा जो है वो इंडिया में जो रेगुलेटिंग एक्ट के, जिसको हमने क्रिटिसाइज किया अभी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, उनको इंप्रूव करने के लिए एक इंडियन एक्ट जो है उसको पास किया गया था 1784 में। ये इंडियन एक्ट क्योंकि विलियम पिट ने पास करवाया था, प्रपोज किया था, यही कारण था। इस एक्ट को हम पिट्स के नाम से ही बोलते हैं आजकल, दैट इज पिट्स एक्ट 1784। इस एक्ट का सिंपल सा मतलब यही था, जो पहले देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इंट्रूजन के कारण गवर्नर जनरल अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो पिट्स एक्ट के थ्रू उसको थोड़ा सा नेगेट किया गया, उसको थोड़ा सा जो वो रिमूव किया गया। क्लियर? उसके साथ साथ इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर्स को और कम किया गया। अब देखो यहां पे कैसे कम किया गया। अभी तक क्या है, एक बैकग्राउंड बताता हूं। सारे का सारा इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल है, जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आगे गवर्नर जनरल वगैरह बने हैं। क्लियर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास सारी पावर, सारी उनके पास है। उनके पास जो है वो आपकी ट्रेड एंड कॉमर्स की पावर इनके पास है, फाइनेंशियल पावर आसान भाषा में इनके पास है, सिविल पावर्स इनके पास है, मिलिट्री पावर्स इनके पास है, मिलिट्री डिसीजन जो है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो अभी तक 1784 से पहले सारी के सारी पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही हुआ करती। लेकिन 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को सीमित कर दिया गया और एक और पैरेलल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। अब एक जो पैरेलल इंस्टीट्यूशन बना उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स डाले गए, 6 लोग डाले गए, और कुछ पावर, सिविल और मिलिट्री पावर जो थी वो इनके पास ट्रांसफर कर दी गई। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करके भेजे जाते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब उसके पास सिर्फ ट्रेड रिलेटेड या कॉमर्स रिलेटेड ही पावर्स रह गई। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि सेम ही लेवल के ऊपर जितना पावरफुल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उतना ही पावरफुल बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जब सेम ही लेवल के ऊपर 2 अलग अलग तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल सिस्टम। क्लियर? ड्यूअल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। तो इस तरह से हमारे यहां पे ड्यूअल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश हो गया थ्रू पिट्स एक्ट। समझ आई कहानी की नहीं आई? आई होप आ गई होगी। देखो क्या क्या पॉइंट्स है। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 6 मेंबर्स आए। कौन कौन सी पावर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास गई? मिलिट्री पावर एंड
सिविल पावर। सिविल पावर का मतलब है भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, किसी पे फाइन डालना, किसी ने जो वो लाइट जंप करती उसको फाइन डालना। क्लियर। नेक्स्ट है रिडक्शन इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो रेगुलेटिंग एक्ट का प्रॉब्लम क्या था कि वहां पे गवर्नर जनरल जो है वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, कितने मेंबर थे पहले गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कितने थे? 4+1 5 मेंबर थे ना, एक गवर्नर जनरल था और 4 जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। क्लियर। अब यहाँ पे 4 की जगह जो वो 3 लोगों को डाला गया और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें कितने मेंबर हो गए? टोटल 4 मेंबर्स हो गए। डिसीजन अभी भी मेजोरिटी से लिया जाता था, पर कहानी क्या थी कि अब जो गवर्नर जनरल है उसको सिर्फ एक इंसान को अपने साथ फेवर में लेके आना। इन 3 में से अगर एक भी गवर्नर जनरल के फेवर में आ गया, गवर्नर जनरल की उसने बात मान ली, तो डिसीजन जो है वो गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। क्योंकि जब भी जैसे अब 4 लोग हो गए ना, तो हो सकता है दो लोग एक साइड हो जाए, 2 लोग दूसरी साइड हो जाए। तो जब भी टाई होता था तो गवर्नर जनरल जो है उसके पास वीटो पावर हुआ करती थी। वीटो का मतलब क्या है? वो बता सकता था कि कौन सा डिसीजन लिया जाए। तो आसान भाषा में, अगर अब गवर्नर जनरल ने एक ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को कन्विंस करना है, जहां पे पहले उसको 2 को करना पड़ता था, अब उसने एक को ही कन्विंस करना है। एक कन्विंस हो गया, उसके साइड आ गया, उसके बाद जो गवर्नर जनरल का डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ से गवर्नर जनरल की जो पावर जो कम होती हुई देखने को मिली थी हम लोगों को थ्रू आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, वो फिर से रिवाइव होती हुई देखने को मिलेगी। डन। तो ये तुम्हारा पिट्स एक्ट है। अब पिट्स एक्ट की भी फायदा देख लेते हैं। पिट्स एक्ट का पॉजिटिव चीज तो यही है कि गवर्नर जनरल फिर से पावरफुल हुआ। गवर्नर जनरल के पावरफुल होने का मतलब सिंपल सा है, डिसीजन मेकिंग में अच्छी चीज होगी, डिसीजन मेकिंग बेटर होगा। दूसरा, इसकी जो नेगेटिव चीज है वो वही रहेगी। क्या तुम्हारे बारे में सोचा कुछ? क्या इंडियंस के राइट्स दिए? क्या सोचा कि भाई इंडिया के साथ जो है वो ब्रिटिश या जो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या कर रहे हैं? किसी के बारे में, हिंदुस्तानियों के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है। ये अभी क्या कर रहे हैं इन एक्ट्स में, टिल 1853 या टिल 1858 ये पावर शिफ्ट में लगे रहेंगे, ये पावर स्ट्रगल में लगे रहेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को शिफ्ट किया जाए धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पे पंगा तो नहीं आ रहा है मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, तो आपको सबको पता है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसी में से जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी होगी। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट में से ही जो लोग हैं, जिस पार्टी की मेजोरिटी है लोकसभा में, उसने सरकार बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट बनी हुई है। क्लियर। तो क्योंकि वहां पे भी ब्रिटेन के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इसलिए मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। आई होप इस तरह का कंफ्यूजन आप लोगों को या इस तरह का कंफ्यूजन आपके मन में ना जागृत हो रहा हो। क्लियर। तो पिट्स एक्ट क्लियर हो गया। इसके बाद 2 छोटे छोटे एक्ट हैं, इनके बारे में जो है वो ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर। जैसे एक अमेंडमेंट एक्ट था 1786, इसको रहने दो। एक एक्ट है दैट इज 1793। 1793 कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1793। देखो कहानी क्या थी, जैसे जब याद करो मैंने 1600 वाली कहानी आप लोगों को बताई थी, तो 1600 एडी में चार्टर जब साइन किया क्वीन एलिजाबेथ ने, तो वो चार्टर जो था वो 15 साल के लिए साइन किया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर्स के लिए मोनोपोली दी गई थी। मोनोपोली कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती कि अच्छा लो मोनोपोली जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तब तक इसके पास मोनोपोली रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर। तो यही कारण था जब चार्टर साइन किया जाता था, परमिशन दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कंपनी को, तो वो कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए दी जाती थी। तो जब 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, तो उसने जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको इंडिया के अंदर जो है वो 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया। यही कारण था कि 1793 में फिर से एक्ट पास करना पड़ा, 20 साल हो गए थे। तो जब चार्टर एक्ट 1793 पास हुआ तो वहां पे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है और पॉलिटी के लिए हमारे किसी रेलेवेंट का नहीं है, हिस्टोरिकल चीजें हैं सारी की सारी, लेकिन फिर भी चलो आ रहा था एक्ट तो मैंने कर। तो 1793 में कुछ नहीं, एक पॉइंट याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी 20 सालों वाली, वो खत्म होनी थी ना 93 में, क्योंकि 1773 में 20 साल के लिए बढ़ाई गई थी। तो 1793 में उसको फिर से अगले 20 सालों के लिए बढ़ाया गया और उसके बाद नेक्स्ट एक्ट पास हुआ दैट इज चार्टर एक्ट 1830। 20 साल के बाद, अब ऑब्वियस बात है 20 साल के बाद अगर ये एक्ट पास हो रहा है तो इस एक्ट में भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 20 साल पूरे हो गए हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि हमारी 20 साल की जो मोनोपोली है इंडिया और जो ईस्टर्न एशिया है, साउथ ईस्टर्न एशिया है, वहां पे उसको फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन ये जो 1813 का टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए ज्यादा समझ आएगा। ध्यान रखना,
बहुत सारी चीजें ना, हमारे जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट रहते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। तो कहानी क्या है कि ये वो वाला टाइम पीरियड है 1800 से लेकर 1815 के बीच में, ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे फ्रांस का एक राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था, नेपोलियन बोनापार्ट। आई होप आपने उसका नाम सुना होगा। तो नेपोलियन एक टाइम पे, नेपोलियन की ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि उसने ब्रिटेन की स्पेशली धज्जियां उड़ा दी थी। ब्रिटेन के बाकी यूरोपियन कंट्रीज की भी उड़ा दी थी, लेकिन ब्रिटेन को उसने सबसे ज्यादा सफर करवाया हुआ। और पूरे का पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था वो पूरा नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था। और उसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश मर्चेंट है वो यहां से गुजरेंगे भी नहीं, तो वो बेचारे वहां से क्रॉस नहीं कर पाते। जिसके कारण जो जो ब्रिटिश मर्चेंट यूरोप में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल गए थे ना कि वो इंडिया में ट्रेड करेगा, उसी तरह से जो बाकी मर्चेंट थे जिनको यूरोप में ट्रेड करने के अधिकार मिले थे, उनको बहुत हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। और ये जो उनको बड़े हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उससे डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है इसको खत्म करो, तभी तो वो ट्रेड कर पाएंगे इंडिया में जाके। अब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पहली बार खत्म किया गया, और इंडिया में अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी जो कंपनीज थी, बाकी जो बिजनेस एंटिटीज थी, उनका भी अराइवल हुआ। तो 1813 का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि नो डाउट 20 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए परमिशन मिल तो गई, लेकिन जो उसकी मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब समझ आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और जो है वो वहां पे रूल नहीं कर पाएगा। वो मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि जो तुम्हारा चाइना के साथ टी ट्रेड है सिर्फ उसी में ही तुम्हारी मोनोपोली है, इसके अलावा बाकी जो अदर देन टी ट्रेड विद चाइना, बाकी जो बिजनेस के आइडियाज हैं, बिजनेस के एरियाज है, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी ब्रिटिश कंपनीज भी आ सकती हैं। तो 1813 एक्ट जो है उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जो मोनोपोली थी, अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोपोली खत्म कब हुई, तो 1813 में हुई, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हुई ना। चाइना में जो टी ट्रेड है उसमें तो अभी भी मोनोपोली रखी गई, तो कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली नहीं है, एंड ऑफ मोनोपोली है। कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली होगा अगले 20 साल के, या 20 साल के बाद नेक्स्ट जो एक्ट पास होगा दैट इज 1833, चार्टर एक्ट 1833। वहां पे ये जो चाइना के साथ टी ट्रेड वाली है, बाकी जो भी मोनोपोली थी उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर? तो एंड ऑफ मोनोपोली इसमें हुआ, कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली अगले जो 20 साल के बाद कानून पास होगा उसमें हुआ। इसलिए पॉलिटी मुश्किल होती है, उसमें शब्दों का जो खेल है वो बहुत ही प्यारा है। और दूसरा 1813 का एक और भी खासियत है उसमें यह है कि पहली बार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया, या जो वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको परमिशन दे दी कि आप धर्म यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते थे। इससे पहले यहाँ पे धर्म को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी और बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन 1813 के एक्ट के बाद जो है वो मिशनरीज को परमिशन मिल गई, जिसके कारण इंडिया में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुई। और आप लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स भी बाद में हमें क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हुआ कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी या यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक चीज को जो है वो एक तरह से अंडरस्टैंड किया गया कि अगर आप इंडिया में रूल करना चाहते हो तो आपको यहाँ के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और जब आप यहाँ के लोगों को एजुकेट करोगे तो आपको उनको उनकी भाषा में, उनके मतलब ब्रिटेन की भाषा में एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि वो उनके लिए काम कर सके, उनके लिए जॉब कर सके। नहीं तो इंडिया जैसा देश जिसका साइज बढ़ता जा रहा था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत खर्चा आता था, तो बेटर है कि इंडियंस को रिक्रूट करो। पर इंडियंस को रिक्रूट करने का नेगेटिव एस्पेक्ट था कि इंडियंस जो थे वो उनकी भाषा में एजुकेटेड नहीं थे। तो पहले इंडियंस को एजुकेट करो, फिर उनको नौकरियां दो, फिर उनको क्लर्क बनाओ और उनको ऐसी भाषा सिखाओ जो उनको कभी समझ ना आए। तो यहाँ पे जो वो इंग्लिश एजुकेशन या इंडिया की एजुकेशन के लिए पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो इंटरेस्टेड हुई और उसने 1 लाख रुपया जो वो सैंक्शन किया। क्लियर? और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंट्रोडक्शन हुई। अगेन पॉलिटिकल उससे बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट है? पहला एंड ऑफ मोनोपोली हो गया इंडिया के ट्रेड के ऊपर, बता दी मैंने कहानी, अदर देन टी ट्रेड विद चाइना। बिगिनिंग ऑफ एक्लीसियास्टिकल सेटलमेंट्स आ गया, एक्लीसियास्टिकल बेसिकली विच इज रिलेटेड विद क्रिश्चियनिटी। थर्ड आ गया प्रमोशन ऑफ लिटरेचर या एंड साइंस, जहां पे ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया हर साल देने की घोषणा की गई। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि बहुत सारे हिंदुस्तानी जो हैं उनको इंग्लिश एजुकेशन मिलेगी और वो ब्रिटिश सर्विसेज को या ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट भी बाद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तक ना एक बिल्कुल कंसिस्टेंट चीज जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, आप लोगों को एक कंसिस्टेंटली एक पहलू देखने को मिल रहा है कि इंडियंस के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है।
सब लोग ये सोच रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया जाए, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश करे। क्लियर। लेकिन कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि भाई हम भी तो है, हमारे बारे में भी तो सोचो। पहली बार तुमने 1813 एक्ट में सोच लिया, 1813 एक्ट में सोच लिया कि चलो ठीक है तुम्हें एजुकेशन दे देते हैं, पर यार हमें अपनी भाषा में तो दो। तुम इंग्लिश में दे रहे हो वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें हमारी जरूरत है, लेकिन हमें किस भाषा की जरूरत है, लैंग्वेज की जरूरत है, इसके बारे में तुमसे पूछ ही नहीं रहा कोई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि इंडियंस ना ब्यूरोक्रेसी में थे, मतलब इंडियन ना एम्प्लॉयमेंट में हुआ करते थे, ना ही वो पॉलिटिकली थे। तो इंडियंस की जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थी, हमारी जो परेशानियां हैं उनको कौन सुनेगा। तभी कहते हैं भाई डेमोक्रेसी बहुत जरूरी होती है। डेमोक्रेसी में इस तरह से जो वो कम से कम तुमसे पूछा तो जाता है, चाहे चलो 10% लोगों की बात मानी जाती है, 20% लोगों की बात मानी जाती है, लेकिन पूछा तो जाता है। यहाँ पे तो मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे है भी नहीं, हमारे देश के अंदर मौजूद भी नहीं है, वो हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हैं। इससे रिग्रेसिव बात कोई भी नहीं हो सकती। क्लियर, डन। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट 1833। 20 साल के बाद एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में भी डिसाइड किया गया, क्योंकि 20 साल 20 इयर्स का टेन्योर खत्म हो गया था ना। 1813 में बोला था कि 20 साल तक ईस्ट इंडिया काम करेगी, बिजनेस ट्रेड कर लेगी, लेकिन मोनोपोली नहीं होगी। 1833 में फिर 20 साल के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी गई कि आप इंडिया में ट्रेड करो, लेकिन जो मोनोपोली थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। यानी कि जो टी ट्रेड विद चाइना वगैरह था उसको भी खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग का अधिकार तो है, ट्रेड तो कर सकती है, लेकिन मोनोपोली नहीं है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज भी हिंदुस्तान के अंदर अपना बिजनेस कर सकती हैं। क्लियर। लेकिन ये जो चार्टर एक्ट 1833 था ना, इसमें बहुत ज्यादा हैवी स्केल के ऊपर हम लोगों को सेंट्रलाइजेशन होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर हम लोगों को सेंट्रलाइजेशन होती हुई देखने को मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन देखो कैसे होती हुई देखने को मिलेगी। कुछ सेंट्रलाइजेशन तो इन्होंने पहले ही कर दी हुई थी, जहां पे इन्होंने जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया था, और पावर जो थी वो इसके पास सेंट्रलाइज्ड कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नर हुआ करता था, देखो अब यहां पे एक बात बता देता हूं, जिस तरह से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसी तरह से जो बाकी गवर्नर हुआ करते थे इनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, यानी कि जो प्रोविंसेस पे हुआ करते थे। अब आप सेपरेट कर लो, जो बंगाल है वो सेंटर हो चुका है, और जो ये बॉम्बे एंड मद्रास है ये प्रोविंसेस हो चुकी हैं। तो प्रोविंसेस या स्टेट्स हो चुकी हैं, तो प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे उनको भी असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हुआ करती थी। तो 1833 से पहले गवर्नर जो हैं वो जो भी डिसीजन लेते थे उनके पास डिसीजन लेने की पावर्स थी। वो कन्वेंशंस बना सकते थे, वो कानून बना सकते थे, लेकिन वो कानून जो है वो उनको गवर्नर जनरल के पास परमिशन के लिए भेजने पड़ते थे कि अच्छा ये कानून बनाया, परमिशन दे दो। वो परमिशन दे दिया करते, पर पावर्स जो हैं वो ये सक्सेसफुली बिफोर 1833 एक्ट जो है वो सक्सेसफुली अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब 1833 का एक्ट पास हुआ तो इसमें कहा गया कि इनके पास किसी भी तरह की कोई भी पावर नहीं है। सारे की सारी पावर, कानून बनाने की सारी की सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास है। और 1833 से पहले जो ये वाला था इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब इसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो पावर्स थी वो और इंक्रीज की गई, और इसकी जो डेजिग्नेशन थी, इसका जो टाइटल था वो भी बड़ा। क्लियर। और इसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ। तो यहां पे हैवी सेंट्रलाइजेशन हुई। 1773 में सेंट्रलाइजेशन हुई थी, लेकिन फिर भी गवर्नर जो है वो डिसीजन ले सकते थे। यहाँ पे इनसे सारी की सारी जो पावर्स थी वो छीन ली गई, और यहाँ पे पावर्स जो है वो एक इंसान के पास कॉन्सेंट्रेट कर दी गई, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज द हैवी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। क्लियर, डन। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हमें घटित होती हुई देखने को मिली। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब मैं गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं। अभी भी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो भी डिसीजन किसकी हेल्प से ले रहा है? एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह गया, उसके साथ उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 लोग ही थे, क्योंकि पिट्स एक्ट के बाद एक रिड्यूस हो गया था। अब यहां पे पहली बार एक नए बंदे को डाला गया, और इसको डाला गया फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। अब यहां पे ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव पर्पस का मतलब क्या होता है? कानून बनाने के लिए। इससे पहले जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, नो डाउट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वो कन्वेंशन बनाया करता था, ऑर्डर्स दिया करता था, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो गवर्नर जनरल है वो कभी नया कानून नहीं बना सकता था, क्योंकि किसी भी तरह का लेजिस्लेटिव मेंबर गवर्नर जनरल के साथ अटैच नहीं किया गया था।
जब तक लेजिस्लेचर नहीं होगा ना तब तक लॉ नहीं बन सकता है, तब तक फाइनल लॉ नहीं बन सकता। नो डाउट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून पास किए हैं उनके अंदर गवर्नर जनरल डिसीजंस ले सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नया कानून नहीं बना सकता। क्लियर। लेकिन यहां पे एक नया मेंबर जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर ऐड किया गया, जिसको ऐड किया गया फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। और ये जो मेंबर था ये लॉ मेंबर बना। लॉ मेंबर का काम था वो अब आइडियाज देगा, अब सजेशंस देगा कि कैसे कानून, किस तरह के कानून जो हैं वो हिंदुस्तान में बनाए जाएं। यही वो लॉ मेंबर था जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, जिसकी अध्यक्षता में, जिसकी लीडरशिप में, जिसकी चेयरमैनशिप में इंडिया का पहला लॉ कमीशन बना था। और ये वही लॉ कमीशन है जो आज भी हम लोगों को मॉडर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सजेशंस देता रहता है कि कौन से लॉज जो हैं उनमें क्या चेंजेस किए जाएं। तो एक लेजिस्लेटिव एलिमेंट जो है वो हम लोगों को चार्टर एक्ट 1833 में इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे एग्जीक्यूटिव तो 1773 के टाइम इंट्रोड्यूस हो गया था, जुडिशियल एंगल भी 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग के दौरान जो इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन जो लेजिस्लेटिव डायमेंशन है वो पहली बार जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक नया मेंबर ऐड किया गया फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस, जो सजेशंस देगा, जो आइडियाज देगा कि किस तरह से जो है वो कानून बनाए जाएंगे। डन। तो ये हमारा चार्टर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन ना यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज भी ध्यान रखना जो जरूरी है। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो क्या है कि देखिए जैसे हम बात करते हैं 1813 की, 1813 की बात करते हैं, तो 1813 में एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 1833 में इस चीज को एक्नॉलेज किया गया कि यार अगर इंडिया पे रूल करना है तो इंडियंस को एटलीस्ट हमें एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। तो 1833 एक्ट में पहली बार कहा गया कि इंडियन जो है उनको सिविल सर्विसेज के लिए कंसीडर किया जाए। यह अलग बात है, इस प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि होता क्या था, जो सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते थे इंडिया में उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया करता। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ लोगों के नाम दिया करता था, उनमें से जो है वो सिविल सर्वेंट्स नियुक्त किए जाते थे। तो मेनली इन्हीं के फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन 1833 में जो है वो पहली बार कहा गया कि इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में डाला जाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, यही कारण है इंडियंस जो है वो 1833 के बाद नहीं आ पाए। इंडियंस अगले एक्ट के बाद जो है वो सिविल सर्विसेज में हमें आते हुए देखने को मिले। तो इंडियंस की पार्टिसिपेशन धीरे धीरे 1833 में आइडिया मिल गया कि शायद इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे हो सकती। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर ऐड की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले 1833 से पहले, 1833 से पहले जिसका नाम सजेस्ट किया करते थे उसको सिविल सर्वेंट बना दिया जाता था। अब कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो नाम सजेस्ट करेंगे और उनका जो है वो एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो है उसमें से सिविल सर्वेंट जो है उनको नियुक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट या एग्जामिनेशन का एलिमेंट जो है वो हम लोगों को 1833 एक्ट के दौरान भी देखने को मिलता है। क्लियर। डन। तो ये है 1833 एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। देखो सबसे पहले क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, हमने डिस्कस कर लिया। जो चाइना के साथ ट्रेड था उसको भी खत्म कर दिया गया। सेकंड है कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, अब प्रॉपरली जो है वो इंडिया को सेंट्रलाइज्ड कर लिया गया और पूरे की पूरी पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ या जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास चली गई। रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन लॉ, इंडियन लॉज को बेटर करने के लिए लीगल मेंबर, लॉ मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया जिसमें एक मेंबर हमें ऐड होता हुआ देखने को मिला। इंडियंस की को पब्लिक सर्विसेज में ऐड करने की बात हुई, बट अनफॉर्चुनेटली इसको बाद में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन हुई, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन हुई, यानी कि जो गवर्नर हुआ करते थे वो ना कोई कानून बना पाएंगे ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले पाएंगे। अब सारे के सारे डिसीजन जो वो किसके पास रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेंगे। न्यू प्रेसिडेंसीज, नई प्रेसिडेंसीज जो है उनका निर्माण हुआ, मतलब जिस तरह से 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती है उसके बाद हमें आगरा वगैरह जो वो बाद में डेवलप होती हुई देखने को मिली। अब बाकी ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ज्यादा है। यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल डायमेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये वाला कि हमें ये जो है वो डायरेक्टली मिला और लीगल मेंबर जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो हमें हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलती है। तो दिस इज योर 1833 चार्टर एक्ट।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज योर चार्टर एक्ट 1853। अब देखिए 1833 एक्ट में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 सालों तक इंडिया में ट्रेड कर सकती है। लेकिन जब 1853 जो कि 20 साल के बाद कानून पास करना पड़ना था, जब 1853 एक्ट पास किया गया तो उसमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी गई। उसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड तो कर सकती है, लेकिन वो ट्रेड तब तक करेगी जब तक राजा की, किंग या क्वीन की मर्जी हो। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो सर्टेनिटी थी कि वो इंडिया में कब तक ट्रेड कर सकती है, उसके ऊपर जो वो क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बाद सब पहली बार क्या हुआ, अब देखो क्या था, अब यहाँ पे ढंग से सुनना, यहाँ पे ना ट्रांजिशन हो रही है बहुत बड़ी। गवर्नर जनरल की काउंसिल है, अभी तक तो यही कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो चुके थे, अभी 4 हो चुके थे। क्लियर। 1853 तक आते आते एक और मेंबर इन्होंने ऐड कर दिया था, टोटल 5 मेंबर्स जो है वो हो चुके थे। 4th मेंबर 1833 में लीगल मेंबर जो है, लॉ मेंबर जो है उसको ऐड किया गया। अब ये सारे के सारे लोग जो थे, इनका मेन पर्पस एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करना ही था, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना ही था। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें स्पेशली कहा गया कि लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 लोग जो हैं उनको ऐड किया जाएगा। मतलब ये जो 6 लोग होंगे, ये लोग एक्ट या पॉलिसीज को डिजाइन करने में हेल्प करेंगे, पॉलिसीज और लॉ मेकिंग में हेल्प करेंगे। इनका काम जो है वो एग्जीक्यूशन से लेना देना कुछ भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये 6 लोग जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, या ये तो हमने डिसाइड किया था, क्या कारण है। आसान भाषा में जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, जहां पे जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस करता है, मिनिस्टर से सवाल पूछता है, उसी तरह का सिस्टम हमें 1853 एक्ट के थ्रू भी इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये दोनों गवर्नर जनरल के अंडर ही हैं, ये दोनों गवर्नर जनरल के अंडर ही हैं। तो अब गवर्नर जनरल के नीचे 2 काउंसिल्स होगी, एक काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉ मेकिंग में हेल्प करेगी, दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। तो गवर्नर जनरल को मिला के 6, 5, 11 और एक गवर्नर जनरल, टोटल 12 मेंबर बॉडीज जो है वो अब गवर्नर जनरल के साथ एसोसिएटेड होगी। तो पहली बार नो डाउट लीगल मेंबर को या लॉ मेंबर जो ऐड किया गया था उसको कहा गया था कि लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई गई थी। यहां पे गवर्नर जनरल की काउंसिल में एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया और लेजिस्लेचर को अलग किया गया। जब भी वो मीटिंग में बैठा करते थे, अब जो लेजिस्लेशन वाले लोग थे वो सजेशंस दिया करते थे, वो पॉलिसीज बनाया करते थे, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करते थे, और फिर लेजिस्लेचर जो है जो सवाल पूछा करता था एग्जीक्यूटिव से, जो आज हम लोगों को मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से पहली बार लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट को फुली इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर 1853 एक्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए ना कि कंफ्यूज मत करना, वहां पे 1833 लिख दिया कि अच्छा लीगल मेंबर तो आया था, वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही मेंबर बना था वो लीगल मेंबर भी, लेकिन यहां पे पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम यूज किया गया 1853 में, और कहा गया कि इसमें 6 मेंबर्स जो हैं वो ऐड होंगे और ये 6 मेंबर का ये पर्पस होगा, ये ऑब्जेक्टिव। क्लियर। लेकिन ध्यान रखो, क्रिटिसिज्म वही है, अभी इंडियंस के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है, अभी सोचा भी नहीं जा रहा है कि हिंदुस्तानियों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जिसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई कि वो नई प्रेसिडेंसीज जो हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। क्लियर। लेकिन यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कितने लोग होते थे, पहले 24 लोग होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो नंबर थे उसको डिक्रीज किया गया, 18 पे लेके आएंगे। ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान से जाने वाली है। अब बस ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ही चीज का इंतजार कर रही है कि कब उनको मौका मिले और वो उनको हमारे देश से बाहर उठा के फेंके। और वो मौका मिला 1857 का रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब यहां से बाहर फेंकने का टाइम आ गया है, और उसके बाद उन्होंने 1858 में एक एक्ट पास किया जिस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्लियर। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया के ऊपर अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। पूरे का पूरा इंडिया डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। यहां पे एक नई पोजीशन क्रिएट की गई जिसका नाम रखा गया वाइस रॉय। तो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब वाइस रॉय भी बोलना शुरू कर गए। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो
एक नई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काइंड ऑफ ऐसा रख लो, फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, उसको असिस्ट करने के लिए जो है वो 15 मेंबर्स जो है वो एक काउंसिल बनी। ये सारे के सारे जो है वो अब इंडिया के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी कि जो तुम्हारा गवर्नर जनरल या वाइसरॉय होगा अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। तो आसान भाषा में अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन इंडिया में बन गई, जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एंड ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसके बीच का एक लिंकिंग है या एक कनेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर? तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 है वो एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही ट्रांजिशनल एस्पेक्ट बना, जिसके अंतर्गत इंडिया जो है अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेडिंग का भी छोटा मोटा राइट मिला था वो खत्म हुआ और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई एंड। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, इनको भी अबॉलिश कर दिया क्योंकि इनकी अभी किसी भी तरह की आवश्यकता, किसी भी तरह की जरूरत नहीं। तो ये कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो हमें 1858 एक्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब मैंने आपको बताया था कि इसको इंडियन काउंसिल क्यों बोल रहे हैं, अब यहां से नाम से आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नर जनरल है, अब ध्यान रखो गवर्नर जनरल कैसे काम कर रहे हैं, अब एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दूसरी गवर्नर जनरल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुकी है जो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए काम कर रही है। अभी तक यहां पे सिर्फ ब्रिटिश लोग ही थे, इसमें भी अंग्रेज थे, इसमें भी अंग्रेज थे। 1861 एक्ट में पहली बार डिसाइड किया गया कि अब इंडियंस जो हैं उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया जाएगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब समझ लीजिए, ऐसा मेंबर जो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसा मेंबर जो सरकार का हिस्सा नहीं है, ऐसा मेंबर जिसका अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को बनाने की बात की गई और यहां पे संख्या निर्धारित की गई कि 6 से लेके 12, 6 to 12 इंडियंस जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा, इलेक्ट नहीं किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए, जो तुम्हारी सेंटर के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है उसमें। अब ध्यान रखना यहां पे, जिस तरह से गवर्नर जनरल की हम लोगों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, उसी तरह से जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस में, जैसे बंगाल है, सॉरी बॉम्बे है या मद्रास है, वहां पे गवर्नर की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। मतलब कुछ लोग जो इंप्लीमेंट करते थे मिनिस्टर्स थे, कुछ मिनिस्टर्स की तरह काम करते थे, कुछ लोग जो कानून बनाने में हेल्प किया। तो ये जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो अभी लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को ऐड किया गया। और सबसे पहले 3 जिन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया, उनमें एक पटियाला के राजा थे, एक बनारस के राजा थे और एक सर दिनकर राव थे। तो 3 लोग, 3 हिंदुस्तानी जो वो यहां पे। तो यहां से ही हमें इस एक्ट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो वो देखने को मिलता है, जहां पे इंडियंस जो हैं उनकी जो एडिशन है या इंडियन जो उनको काइंड ऑफ अलाउ कर दिया गया, जिसके कारण अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एटलीस्ट बैठ तो सकते हैं। नो डाउट अब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है जो हिंदुस्तानी है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, ये बैठे हैं, बजट है, हाँ जी बहुत बढ़िया है, बस क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर? कोई इनके पास अधिकार नहीं है। पर पॉजिटिव चीज है ना कि एटलीस्ट चलो तुम्हें बिठा ही लिया। काफी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वो चाहती थी कि जो राजा है वो शांत रहें, क्योंकि उनको पता था राजा ही लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उन्होंने राजाओं को खुश करने के लिए जो है वो शायद उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंडियंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री हुई, ये कर गवर्नर जनरल के अंदर है। मतलब काउंसिल एक लोग हैं, एक एग्जीक्यूटिव पर्पस के लिए, एक लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। तो इसी तरह का चीजें हमें नीचे लेवल के ऊपर भी देखने को मिलती है। और यही 1861 एक्ट है। जब हमने 1833 एक्ट देखा था ना, तो हमने देखा था कि जो प्रोविंसेस थी उनकी पावर सारी की सारी सेंट्रलाइज कर दी गई थी। यहां पे जो पावर्स हैं वो वापस जो गवर्नर हैं प्रोविंसेस के उनको दी गई। तो 1861 एक्ट में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी देखते हैं, क्योंकि जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर उठा के फेंकना है, वो खत्म हो चुका है। अब वापस जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होगी और पावर जो है वो फिर से गवर्नर्स के पास चली गई। और एक और चीज, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, यहां पे 6 मेंबर हैं, ठीक है।
इन 6 मेंबर्स में पहले ये नहीं स्पेसिफाई होता था 1861 एक्ट से पहले कि कौन मेंबर क्या करेगा, लेकिन 1861 में स्पेसिफाई किया गया कि भाई ये हेल्थ देखेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एजुकेशन देखेगा, ये फॉरेन अफेयर्स देखेगा, डिफेंस देखेगा, एक्सेट्रा। यानी कि जो मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, उनको पोर्टफोलियोज जो हैं उनकी एलोकेशन की गई, उनको बताया गया कि कौन क्या करेगा। दिस इज द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। क्लियर? तो दिस इज योर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। तो अगर हम 1861 एक्ट को एक बार फटाफट जो है वो रिवाइज करें तो क्या देखोगे आप लोग? सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन समझ आ गया, नीचे पावर्स दे दी गई, इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पोर्टफोलियो सिस्टम। क्लियर? तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1860। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसको इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों कह रहे हैं? अब देखो यहां पे गवर्नर जनरल है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया है कितना? 6 से लेके 12 तक इंडियंस हो सकते हैं। अब इस संख्या को चेंज कर दिया गया फ्रॉम 6 to 60। क्लियर? कि मैक्सिमम जो है वो 16 तक लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जो है वो 16 कर दिया। तो इंडियंस का संख्या जो है वो इसमें बढ़ाया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे ढंग से सुनना, गवर्नर जनरल है, उसी तरह से अलग अलग प्रोविंसेस में गवर्नर है। गवर्नर का जिस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसी तरह से जो गवर्नर्स हैं उनका भी अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनका भी अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जिस तरह से इंडिया को या इंडिया के अंदर सेंटर में गवर्नर जनरल के पास इंडियंस को अलाउ कर दिया गया है, उसी तरह से इंडियंस को गवर्नर जो मतलब प्रोविंसेस है वहां पे इंडियंस को अलाउ कर दिया गया है। अब बात आएगी कि यहां पे पहली बार एक बात लिखी गई, एक बात मेंशन की गई थ्रू 1892 एक्ट कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को जो स्टेट की या जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी वो इलेक्ट करके भेजेंगी कुछ मेंबर्स को, और कुछ मेंबर्स को जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो मर्चेंट्स हैं, वो कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट करके भेजेगा। तो आसान भाषा में जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कुछ ग्रुप जो दूसरों का रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो आगे फर्दर इलेक्शन में या इलेक्शन के थ्रू लोगों को आगे भेजता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो 1892 एक्ट में पहली बार, चाहे हम लोगों को डायरेक्टली नहीं कहा गया, हम लोगों को इनडायरेक्टली कहा गया, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन की इंट्रोडक्शन हुई, जहां पे जो सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो लेजिस्लेचर है, वहां पे स्टेट की लेजिस्लेटिव से या लेजिस्लेचर से लोगों को भेजा गया, और उसके साथ साथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी लोगों को भेजा गया। उसी तरह से ये जो स्टेट वाले लोग हैं या जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, यहाँ पे जमींदारों के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा लोगों को इलेक्ट करके भेजा गया। अब ध्यान रखो, मैंने एमएलए को चूज किया, एमएलए ने आगे राज्यसभा के मेंबर को चूज किया, तो राज्यसभा का मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गया, मतलब मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने आगे अपनी मर्जी से किसी को राज्यसभा में भेजा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ लोगों को पावर मिल गई कि वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्टेट में, प्रोविंसेस में और सेंटर में भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस की इंट्रोडक्शन हो गई। क्लियर? डन? यहां पे ना शायद 6 to 16, यहां पे शायद 10 to 16 है, एक बार हैंडआउट से कंफर्म करना, 10 to 16 है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16, क्योंकि उसके बाद अगले एक्ट में जो है वो मैक्सिमम मेंबर जो है वो 60 हो जाएंगे सेंटर में। क्लियर? वापस आओ, कहानी समझ आया? 2 चीजें याद रखनी बस यहां पे, indirect elections, indirect election was introduced in India through Indian Council Act 1892, that's it। बस इसके अलावा तो मेरे को लगता है यहां से क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो जो है वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हुआ करते थे, तो इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से मैक्सिमम 16 हो गए थे 1892 एक्ट में,
यहाँ पे संख्या जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की 60 कर दी गई, यानी कि और ज्यादा लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा आ गया प्रपोर्शन ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। यहां पे ढंग से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पता है हमें, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जिसके अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेचर है। दूसरे गवर्नर है अलग अलग प्रोविंसेस के, उनके अंदर भी अपना लेजिस्लेचर है, अपने लोग उन्होंने रखे। लेजिस्लेचर में थोड़ी देर पहले मैंने ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर के बीच में डिफरेंशिएशन बताई थी। नॉन ऑफिशियल मतलब जो इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी है। ऑफिशियल मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश हैं, या ब्रिटिश के जो एम्प्लॉय हैं, जो जॉब सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको यहां पे डाला जाता है। अब यहां पे क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेचर है, वहां पे तो हमेशा ऑफिशियल लोग, मतलब जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। लेकिन जो तुम्हारा स्टेट है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, वहां पे उल्टा कहा गया। वहां पे कहा कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहली बार जो आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो इंडियंस है, इवन वहां पे कुछ जैसे ये बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स होता था, यहाँ पे अंग्रेजों को भी नॉमिनेट किया जाता था क्योंकि उसमें सारे लोग होते थे। क्लियर? तो नॉन ऑफिशियल्स में वो भी आया करते थे। लेकिन आसान भाषा में पहली बार जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जिनका सरकार से लेना देना नहीं है, उनको कहा गया कि वो प्रोविंसेस में उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई यहाँ पे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस को थोड़ा और इंक्रीज किया गया और लोगों को भी परमिशन दी गई और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी परमिशन दी गई जिसके थ्रू वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, चाहे 1892 है, 1909 है, दोनों में हमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस 1919 में अगले एक्ट में देखने को मिलेंगे। अगला आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब यहां पे ढंग से सुन लेना। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे इंडिया में मान लो इलेक्शन हो रहा है, इंडिया में इलेक्शन जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए वो एक पोस्ट जो है उसको रिजर्व कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है कि जो लोग हैं वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो, या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एरिया जहां से इस एससी कैंडिडेट जो है वो चुना जाएगा, उसमें अलग अलग लोग होंगे। उसमें जो है वो हिंदू भी होंगे, है ना, उसमें हिंदुओं में भी अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, उसमें मुस्लिम होंगे, उसमें सिख्स होंगे, अलग अलग लोग। तो रिजर्वेशन में क्या रहता है कि वोटिंग में तो सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बस जो कैंडिडेट होता है वो रिजर्व्ड होता है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसमें हमें बिल्कुल डिफरेंट तरह का जो चीज है वो देखने को मिलती है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जिसके लिए सीट रिजर्व की गई, सिर्फ उसी की कम्युनिटी के लोग जो है वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। मतलब अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, इस एरिया में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, अगर इस एरिया को सेपरेट इलेक्टोरेट में डाल दिया गया कि इस एरिया से मुस्लिम जो है अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्ट होकर आएगा, तो इसका मतलब होगा कि अब यहां पे जो कैंडिडेट्स तो मुस्लिम ही होंगे, लेकिन उन कैंडिडेट्स को जो वोट डालेंगे वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही डालेंगे, बाकी जो नॉन मुस्लिम वोटर्स है वो मुस्लिम्स को वोट नहीं डालेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में तुम लोग जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसकी धज्जियां उड़ाते हो। और यही वो एक ऐसा एक्ट है, यही वो एक ऐसा एक्ट है जिसके बाद हिंदुस्तान में वो बीज बोए गए, जिसके बाद इंडिया जो है वो दो हिस्सों में टूटा, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर? क्योंकि यहीं पे डिवीजन कर दिया ना तुमने। अब मान लो मैं मुस्लिम कैंडिडेट हूं तो मैं क्यों बात करूंगा हिंदुओं से, मैं क्यों बात करूंगा सिखों से, मैं क्यों बात करूंगा क्रिश्चियन से, मेरे को तो वोट मुस्लिम से चाहिए, तो मैं हमेशा उन्हीं की बात करूंगा। और वहां पे मैं चाहूंगा कि वो दूसरे धर्म के प्रति जो वो भड़के, जिसके कारण धीरे धीरे उसका फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया और बाद में हमारा देश जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुआ। तो ये जो तुम्हारा एक्ट है ये कॉम्युनल एक्ट भी है, कॉम्युनल एक्ट, सांप्रदायिक एक्ट है, जहां पे इसने धर्म के आधार पे देश को दो हिस्सों में तोड़ने का बीज बो दिया और बाद में हमारा देश जो है वो दो हिस्सों में टूटा। क्लियर? काउंसिल्स के जो फंक्शंस थे उनको भी थोड़ा एक्सपेंड किया गया। क्लियर? और सबसे बड़ी बात ना, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, एक लास्ट पॉइंट है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें क्या किया गया, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखना। देखो, गवर्नर जनरल की काउंसिल है, कौन कौन है उसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव में तो इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था 1861 में। एग्जीक्यूटिव में अभी तक हिंदुस्तानी नहीं थे, मतलब मिनिस्टर इंडियन नहीं बन सकते थे। पहली बार एक पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर वो इंडियन के लिए रखी गई।
और यहाँ पे SP सिन्हा जो हैं वो पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर बने जो कि इंडियन थे, जो कि हिंदुस्तानी थे। इनको लॉ मेंबर बनाया गया था, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, कानून मंत्री। तो इस तरह से 1909 में कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी कि इंडियंस को जो है वो अब एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी बनाया गया, जो अभी तक इंडियंस को एग्जीक्यूटिव मेंबर से वंचित रखा गया। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में आप लोगों को बेसिक थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा 1909 एक्ट है। इसके बारे में नेगेटिव भी है। सबसे बड़ा नेगेटिव तो इसका यही है कि जहां पे हमें कॉम्युनल जो हमारे सांप्रदायिकता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम जो है स्पेशली उनके बीच का द्वेष बढ़ा, उनके बीच की जो एक दूसरे के प्रति प्यार भाव था, भाईचारा था, हार्मनी थी, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और उसके बाद जो हुआ वो आप हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? मॉन्टेगो जो है उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चेम्सफोर्ड जो है उस टाइम पे वाइसरॉय या गवर्नर जनरल। इस एक्ट में और बेटर चीजें हो रही हैं। अब यहां पे ना एक चीज देखो, अब यहां पे ये जो पॉइंट इनको तो बाद में डिस्कस करते हैं, एक चीज समझो, हमारा देश कैसे डिवाइडेड है? एक सेंटर है, सेंटर का जो हेड है वो कौन है? गवर्नर जनरल है। और उसके बाद हमारा देश मल्टीपल प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, और हर एक प्रोविंस का जो हेड है वो कौन है? गवर्नर है। ऐसा ही है? क्लियर है ना? जो गवर्नर है उसके साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अटैच है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है, अपने काउंसिल जो है वो यहाँ पे अटैच। उसी तरह से अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो यहाँ पे गवर्नर जनरल है अभी तक 1919 से पहले। तो यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, लेकिन वो दोनों के दोनों गवर्नर जनरल काउंसिल का हिस्सा ही मानी जाती है। अब यहाँ पे पहली बार सिर्फ सेंटर में, स्टेट्स नीचे नहीं, सिर्फ सेंटर में पहली बार क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर था, गवर्नर जनरल के दो थे ना, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेचर जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दूसरा लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया, मतलब लेजिस्लेचर में दो हाउसेस बनाए गए। एक हाउस बना काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आज आप राज्यसभा से रिलेट कर सकते हो, जिसमें 60 मेंबर्स डाले गए, और दूसरा बना लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 141 मेंबर्स बने। क्लियर? जिसको आप आज की लोकसभा के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर में इस एक्ट के थ्रू जो है वो बाय कैमरल, याद है लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बाय कैमरल, जहां पे दो हाउसेज होते हैं, सेंटर में बाय कैमरल लेजिस्लेशन की शुरुआत हम लोगों को 1919 एक्ट से देखने को मिलती है। और यही वो बाय कैमरल है जो आज भी हमारे देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलता है। तो ये इंपैक्ट है 1919 और 1935, 1919 एंड 1935 के जो एक्ट है वो ज्यादा बेटर तरीके से हम लोगों को मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। क्लियर? यहां तक कहानी समझ आ रहा सबको? क्लियर? डन? तो क्या हुआ, सेंटर में बाय कैमरल लेजिस्लेचर की इंट्रोडक्शन नीचे नहीं हुई, नीचे ऐसे रहा जैसे पहले था। दूसरा देखो चेंज क्या हुआ, दूसरा चेंज क्या हुआ कि यहां पे फेडरल का थोड़ा एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब कहानी क्या है कि आपने बता दिया कि एक सेंटर है और मल्टीपल स्टेट्स हैं, हर स्टेट में लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेकिन ये क्लियर ही नहीं है कि कौन क्या करेगा, मतलब किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर लॉ बनाएगा, किन एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा। तो यही कारण है पहली बार 1919 एक्ट में जो है वो एक सेंट्रल लिस्ट बनी, जिसमें ऐड किए गए वो सब्जेक्ट जिनके ऊपर सेंटर कानून बनाएगा या सेंटर लेजिस्लेट करेगा, और दूसरी लिस्ट बनी दैट इज योर प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट जो है जहां पे मेंशन किया गया कि इन इन चीजों के ऊपर कानून, जैसे डिफेंस के ऊपर, फॉरेन के ऊपर को सब्जेक्ट्स जो है फॉरेन पॉलिसी को सेंट्रल लिस्ट में डालेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर कानून बना सकती है। और ये जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर वगैरह है, हेल्थ है, इसको प्रोविंशियल में डाला गया, मतलब वहां की जो स्टेट है, राज्य है, वो वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप वहां पे लेजिस्लेट करेगी, कानून बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। तो पहली बार जो डिवीजन ऑफ पावर है, याद है लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ पावर्स, तो पहली बार डिवीजन ऑफ पावर्स का जो एस्पेक्ट है वो हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिला। ये रिफॉर्म्स हैं, देखो बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म आए 1919 में, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद था और ये वो वाला टाइम पीरियड था, ये हिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे आप, ये वो वाला टाइम पीरियड था जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें स्वराज मिलेगा,
जहां पे हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का अधिकार मिलेगा, हमारे लोग आएंगे और वो हमारे ऊपर रूल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यही कारण है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस एक्ट को इस तरह से बनाना पड़ा, जहां पे ज्यादा डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। समझ आई कहानी? यहां तक कहानी स्टोरी क्लियर है सबको? एक और एस्पेक्ट, पहली बार यहां पे जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि कुछ लोग जिनमें कंडीशन रखी गई कि अच्छा किसी के पास इतने हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन हो, कोई पहले लेजिस्लेचर का मेंबर हो, कोई जमींदार हो, ऐसे इस तरह से कंडीशंस रखी गई। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट करने का मौका मिला अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। नो डाउट संख्या बहुत कम थी, बहुत कम लोग वोट डाल पाए क्योंकि कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट फर्स्ट टाइम हम लोगों के देश में डायरेक्ट इलेक्शन, जहां पे डायरेक्टली आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हो, उसको या डायरेक्ट इलेक्शन के जो एलिमेंट है उसको हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बहुत एक तरह से, चाहे जो अब देखो यार, वैसे तो बहुत क्रिटिसिज्म है इसके कि भाई हम लोग कहाँ हैं, पावर तो सारी गवर्नर जनरल के पास है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस आ भी गए तो भी क्या हो गया। लेकिन ये भी देखो ना, इंडियंस की संख्या बढ़ रही है, 2 हाउसेस बन गए हैं, ज्यादा लोग आ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, जो पहले एक ही इंडियन होता था 1909 के बाद, अब इंडियंस 3 हो गए, मतलब 3 इंडियंस जो है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकते हैं। तो इंडियंस की पार्टिसिपेशन उसको इंक्रीज किया जाए, ताकि इंडियन जो वो कहीं ना कहीं ये सोचे कि अच्छा नहीं, सरकार जो वो हमारे बारे में भी सोच रही है। लेकिन उस टाइम पे हम लोग डिफरेंट जोन में जा चुके थे, हमें आजादी चाहिए थी। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जो एक्ट है 1935 एक्ट में और ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन इस एक्ट में भी कुछ गलतियां हैं, कुछ नेगेटिव हैं। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम जो है वो 1909 एक्ट में पास किया गया। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो जो इंडियंस थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स डाला गया, जिसके कारण और देश को तोड़ने की कोशिश की गई बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट। साथ में ये भी कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं, क्लियर, जैसे इंडियंस जो है उनको 1853 एक्ट में शायद मेंशन करना भूल गया, इंडियंस को जो 1853 एक्ट था उसके बाद सिविल सर्विसेज में अलाउ परमिशन मिल गई थी, इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने जो है वो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान भी निकाला। इस एक्ट के बाद ये डिसाइड किया गया कि एक फेडरल पब्लिक कमीशन बनेगा जो यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए नियुक्तियां करेगा, और यही वही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको कहीं ना कहीं आप आज के यूपीएससी के साथ रिलेट कर सकते हो, जो 1919 एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें हमें थोड़ा नेगेटिव चीजें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन जैसे हिस्टोरिकली देखा जाए, राइट्स वाइज देखा जाए तो नेगेटिव है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाइज देखा जाए तो पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें जो है वो हमारे देश के अंदर डेवलप हो रही है। क्लियर? तो ये जो है वो तुम्हारा 1909 एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये वही 1919 ये वही एक्ट है जिसमें लिखा गया था कि इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को एसेस करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन एग्जैक्टली 10 साल के बाद तो नहीं बना, लेकिन 8 साल के बाद बना साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की स्टोरी अगेन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, थोड़ा सा रिलेशन रहता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, वो क्या है, ये बहुत बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आता है, वो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी, अब समझो, देखो क्या था, एक सेंटर है तुम्हारा जहां पे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है। इसको कहा गया कि आपके लिए ये सेंट्रल लिस्ट है, आप इसमें से जो है वो कानून बनाओ। उसी तरह से मल्टीपल स्टेट्स हैं जहां पे गवर्नर लीड कर रहा है, उसको कहा गया कि आप प्रोविंशियल लिस्ट है, इसी लिस्ट में से जो वो कानून बनाओ। लेकिन इस प्रोविंशियल लिस्ट को फर्दर 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, जो हम प्रोविंशियल डायरकी के रूप में जिसको समझते हैं। तो इसको ढंग से सुनना, प्रोविंशियल लिस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। पहला रखा गया रिजर्व्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को डाला गया जिनके कंट्रोल सिर्फ गवर्नर के पास है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उससे गवर्नर पूछेगा भी नहीं। गवर्नर जो जो सब्जेक्ट रिजर्व्ड लिस्ट में आएगा उसके ऊपर अपनी मर्जी से काम करेगा। दूसरा रखा गया ट्रांसफर्ड लिस्ट या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगा कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है उन्होंने काम करना है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना।
तो आसान भाषा में यहां पे दो अलग अलग गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वो बना दिए गए, जहां पे कुछ सिचुएशन में सिर्फ गवर्नर पावरफुल है, कुछ सिचुएशन में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो और गवर्नर दोनों पावरफुल है, क्योंकि लेजिस्लेटिव या जो स्टेट लेजिस्लेचर है जब वो डिसीजन लेगा तो अल्टीमेटली उन डिसीजन के ऊपर साइन तो गवर्नर ही करेगा। क्लियर, अल्टीमेटली साइन तो गवर्नर के द्वारा ही किए जाए। तो हुआ यहां पे कुछ नहीं, हुआ ये कि जो जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में सब्जेक्ट आए वो ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, जिनका कोई लेना देना नहीं था। और ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक्ट करना था और लेजिस्लेचर में हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होते थे, यही कारण था ये जो प्रोविंशियल डायरकी है, जहां पे दो अलग अलग पोल्स में, दो अलग अलग हिस्सों में पावर को और फर्दर डिवाइड किया गया, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हमारे देश के अंदर। और इस एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। समझ आई कहानी यहां पे? तो ये है तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, दैट इज मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड एक्ट। अब आ जाते हैं लास्ट एक्ट के ऊपर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। बहुत ही बल्कि ये भी बहुत बड़ा एक्ट था, 350 पौने 400 के आसपास इसमें टोटल जो है वो सेक्शन थे जिनको आर्टिकल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, और कम से कम 10-12 के आसपास इसमें शेड्यूल थे। तो बहुत बड़ा और बहुत भारी जो एक्ट है वो इसको कंसिडर किया जाता है। और ये वो एक्ट है जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें हिंदुस्तान के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखने को मिलता है। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 यहाँ पे 1909 लिख दिया हुआ है, यहाँ पे 1935 आएगा। क्लियर? 1935। तो 1935 पे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए अब आप ना धीरे धीरे रिलेट करोगे इस एक्ट को, कि और मैं बताता भी जाऊंगा कि ये चीज आज कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे पहली बात, यहां पे भी चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? जो सेंटर है वहां पे बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हो चुका था कि नहीं हो चुका था? अभी देखा हमने, हो चुका था। इस एक्ट के बाद जो स्टेट्स हैं वहां पे भी बाय कैमरल, कुछ स्टेट्स में, सारी स्टेट्स में नहीं, कुछ स्टेट्स में बाय कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि दो हाउसेस बन गए। पॉजिटिव चीज, आज भी हमें हर स्टेट में दो हाउसेस देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में हमें दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, जैसे रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल में बना है। क्लियर? पहली बात, एक डेवलपमेंट ये हुई जो आज के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल डायरकी थी, याद होगा अभी स्टेट्स में जो डायरकी बनाई गई थी, जहां पे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में शिफ्ट किया गया था, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें सिर्फ गवर्नर जो था स्टेट्स का वही डिसीजन लेता था, उसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया। लेकिन वही जो डायरकी है अब उसको सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो लिस्ट थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सिर्फ गवर्नर जनरल के पास रहे, और जो ट्रांसफर्ड थे वो वहां की जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर था सेंटर का, उसमें हुआ। तो 1935 एक्ट में रिवर्सल देखने को मिला, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंट्रल लेवल एंड एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द स्टेट लेवल। जब एबॉलिशन हुई डायरकी की स्टेट लेवल के ऊपर, तब हम उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी कहते हैं, कि जो प्रोविंशियल की जो ऑटोनॉमी थी, जो पावर थी, वो फिर से उन्होंने, मेनली जो लेजिस्लेचर की ऑटोनॉमी थी, उसको उन्होंने फिर से रिगेन कर लिया, फिर से वापस हासिल कर लिया। क्लियर? कहानी समझ आ रहा? डन। तो दूसरा तो पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या आया कि यहां पे जो लिस्ट थी 1919 एक्ट के अंतर्गत लिस्ट को दो जो सब्जेक्ट्स थे, जो पावर्स थे, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। डिवीजन ऑफ पावर्स दो में हुई थी, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। यहां पे कहा गया तीन डिवीजन हुए, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट काइंड ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है, इसको पहले फेडरली कहा जाता था, मैंने शायद यूनियन बोला। फेडरल लिस्ट जहां पे यूनियन काम करेगा, यूनियन लॉ बनाएगा। प्रोविंशियल लिस्ट जहां पे स्टेट्स या प्रोविंसेस लॉ बनाएंगी। कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे यूनियन एंड स्टेट्स दोनों कानून पास कर सकती हैं। क्लियर? और यही तरह का सिस्टम आज हमें मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी देखने को मिलता है। आज भी हमारा जो शेड्यूल 7 है वहां पे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट्स में जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट, हर एक पहलू जो है उसका इंपैक्ट हमें आज का जो हमारा देश है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां पे जो है वो कहानी समझ आ रही है सब? नेक्स्ट अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट डिस्कस, यहां पे प्रपोजल था ऑल इंडिया फेडरेशन का, जो बाद में हुआ भी, हम लोग बने ऐसे
ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या था कि जहां, अब देखो ना इंडिया है, अब इंडिया के ऊपर कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, और कुछ एरियाज ऐसे थे, जैसे हिमाचल की भी मैं बात करूं जो पहाड़ी राजा थे, या राजस्थान की बात करूं, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। यानी कि वहां पे प्रिंस रूल कर रहे थे, राजा रूल कर रहे थे, वो ब्रिटेन को कुछ चंदा जो भी देना था मंथली वगैरह या ईयरली जो भी ट्रिब्यूट पे किया करते थे वो करते थे। इसके अलावा वो अपना काम इंडिपेंडेंटली किया करते थे, ब्रिटेन उनके इंटरनल मैटर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया करता। क्लियर। लेकिन यहाँ पे 1935 एक्ट में पार्लियामेंट के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक ऐसा फेडरेशन बनाया जाए जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव और हमारा जो ब्रिटिश इंडिया है, जहां पे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये 1935 के आसपास की बात है, जहां पे हमारे यहाँ पे आजादी की मूवमेंट पूरी चल रही थी, जहां पे हमने कह दिया था कि अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए, अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस डिमांड को काउंटर करना चाहती थी, ये चाहती थी कि किस तरह से जो इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसको थोड़ा लूज किया जाए। तो बेटर था एक ऐसी फेडरेशन बनाई जाए, एक ऐसी असेंबली बनाई जाए, एक ऐसा देश बनाया जाए जहां पे कुछ उनके खास लोग हों, और जो प्रिंसेस थे, जो राजा थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी क्लोज हुआ करते थे, काफी खास हुआ करते थे। तो यही कारण था वो फेडरेशन को बनाना चाहते थे। पर ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया था ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि राजा या प्रिंस भी नहीं चाहते थे कि जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, उनकी आजादी थी, वो किसी भी फेडरेशन में शामिल होने के बाद जो है वो कम हो या खत्म हो। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो आइडिया है वो बस्ते में ही चला गया। बाद में जब हम आजाद लगे होने, तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, चलो वो फेडरेशन तो नहीं बनी क्योंकि फेडरेशन में सबके पास बराबर पावर थी, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, मेजोरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उनको हिंदुस्तान, उनको इंडिया के अंदर मर्ज किया गया। क्लियर। यहां तक कहानी जो वो सबको समझ आ रहा है। डन। अगला पॉइंट, यहां पे जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, और ये तीनों के तीनों आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इसी से ही अपनी ट्रेस को निकालता है, जो बाद में हमारे संविधान के अंदर मेंशन किया गया, ऐड किया गया। क्लियर। जो सेंटर के लिए जॉब्स रिक्रूटमेंट करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आप लोगों का एचपीपीएससी है, पंजाब वालों का अपना है, हरियाणा वालों का अपना है। क्लियर। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट से कि हमारे लिए जो है वो कलेक्टिव एक कमीशन बनाया जाए जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एग्जाम कंडक्ट करे और लोगों को रिक्रूट करे। क्लियर। जेपीएससी, इसका भी प्रावधान हमारे संविधान के अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सारा यहीं से है। इसके अलावा जो है, जो रेजिडुअल पावर होती है, रेजिडुअल पावर का मतलब ऐसी पावर जो ना स्टेट लिस्ट, ना फेडरल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल में है, ना कॉन्करेंट में है, वो गवर्नर जनरल के पास सारी पावर दी गई। आज हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, वो थोड़ा सा चेंज है। गवर्नर के पास इमरजेंसी प्रोविजन है, गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास, तो गवर्नर के जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो आज भी हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो गवर्नर जनरल जो अनइलेक्टेड था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर, इवन आफ्टर 1935 एक्ट। तो 1935 एक्ट जिस टाइम पे पास हुआ, उस टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे ताकि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इस तरह का एक्ट हमें दिया तो हमने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। नो डाउट इसी एक्ट के बाद हम लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेजोरिटी ऑफ प्रोविंसेस में जो वो कांग्रेस पार्टी जीती, वो आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन ये एक्ट हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमें आज़ादी की ज़रूरत थी। इसमें हमारे अधिकारों की बात नहीं की गई, इसमें गवर्नर जनरल को अननेसेसरली ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड। अब इसमें और ज़्यादा लोग, इसमें कम से कम 10% लोगों ने जो वो वोट डाला था इस एक्ट के बाद। जो 1919 एक्ट में जब डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो लेस देन 1% था, 0.01% के आसपास था। क्लियर। तो कहीं ना कहीं बेटर भी है कि डायरेक्ट इलेक्शंस और बढ़ा, लेकिन नेगेटिव क्या है कि इसमें जो हरिजन्स हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब पहले तो धर्म के आधार पे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अब इन्होंने कास्ट के आधार पे भी 1935 एक्ट में जो है वो देश को तोड़ने की जरूरत की। ये अलग बात है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कोई पैक्ट हो गया था, जिसके बाद ये चीज नहीं हुई, और उसके बाद रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो है वो हमें देश के अंदर देखने को मिला। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिजर्वेशन फिर भी 1000 टाइम बेटर है। क्लियर। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को आइडिया होना चाहिए, और इनका इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को हमारे देश के संविधान के ऊपर आज भी देखने को मिलता है। तो पूरी स्टोरी समझ आई तुम लोगों को। इसी में ही जो है वो एक फेडरल कोर्ट की भी बात की गई। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या था, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन बन रही थी जहां पे अलग अलग फेडरल गवर्नमेंट्स बनेगी, तो उन फेडरल गवर्नमेंट्स के बीच के जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट होना चाहिए।
और यही वो फेडरल कोर्ट है जो सेंटर और स्टेट के या स्टेट और स्टेट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1935 एक्ट में प्रपोज किया गया था। यही पावर आज हमारे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर्स है, यानी कि कुछ ऐसी पावर होती है जहां पे सिर्फ तुम लोग सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच कर सकते हैं, जिनको हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और उसमें ये पावर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सिर्फ सेंटर और स्टेट के या स्टेट और स्टेट के, उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो जो उस टाइम पे फेडरल कोर्ट प्रपोज किया गया था, उसमें से निकली। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी अपना ओरिजिन कहीं ना कहीं इसी एक्ट से निकालता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर भी ऐसी हैं जो यहाँ से अपने आप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो भी इस एक्ट में, उनके बारे में भी लिखा गया था। यही कारण है जो 1935 एक्ट है, इसको हम लोग सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल मानते हैं जो हमारे देश का आज का संविधान है। बाकी धीरे धीरे जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन रीड करोगे, जो मैं कहानियां बता रहा हूं, जो मैं स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, वो सारी की सारी आपको सत्य प्रतीत होती हुई, सही प्रतीत होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये है हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो कि इतिहास में हुए। अब अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यानी कि अब हम 1935 तक पहुंच गए हैं। अब थोड़ी सी कहानी हिस्ट्री की 5-10 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद हम पॉलिटी पे शिफ्ट कर जाएंगे, ताकि आपको एक कनेक्शन बने। जब आप हिस्ट्री भी पढ़ लोगे तो आपको और बेटर हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इन सारी कहानियों की बात करूं। हिस्ट्री में इन्हीं चीजों को और गहराई में पढ़ा जाता है। क्लियर? पॉलिटी में हम लोगों का सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि अच्छा जुडिशरी कब आई, लेजिस्लेचर कब आया, एग्जीक्यूटिव कब आया, लिस्ट्स में कैसे डिवीजन हम लोगों को देखने को मिला, कैसे लेजिस्लेचर इवॉल्व हुआ, कैसे बाइकैमरलिज्म आया, कैसे पहले यूनिकैमरलिज्म था, कैसे इंडियंस को जो है वो पार्टिसिपेशन का मौका मिला, कैसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, कैसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस थे। तो ये जो पूरी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, इसको हम लोगों को ट्रेस करना होता है इस स्पेसिफिक जब हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? डन? तो ये है हमारा आज का सेशन, आज का लेक्चर। जो क्वेश्चंस इसके एंड में दिए गए होंगे प्री मेंस के, उनको करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही आसान टॉपिक है, उसमें हम मिलेंगे, वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में मेरे को नहीं लगता है वहां से सवाल शायद ही बने, हो सकता है बन भी सकता है 4 नंबर का, इसके अलावा 8 या 20 के चांसेस कम है, लेकिन प्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक साल में उस टॉपिक से 2 सवाल एक ही साल में आ गए थे, एक छोटे से टॉपिक से, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।